अस्सलाम वालेकुम पाक, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। आज हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं। ईडीबी इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ पाकिस्तान, इन पे आसिम साहब की बड़ी मेहरबानी है, उन्होंने हमें टाइम दिया। आपसे बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले हमारी ऑडियंस के लिए बताइएगा कि ईडीबी जो है बेसिकली उसके प्रीव्यू में क्या क्या चीज़ें आती हैं और ईडीबी क्या करता है। हम इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड हैं। ठीक है सर। इसमें ऑटोमोटिव आपका एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसको भी हम देख रहे होते हैं, लेकिन हम जनरल इंजीनियरिंग की डेवलपमेंट पे काम करते हैं, जिसमें मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, टीवी सब आ जाएंगे। जी बिल्कुल। ऐसा है कि कुछ इंडस्ट्री जो पास्ट में चल रही थी वो चल रही थी कंट्रोल्ड रिजीम में और एक एसआरओ कल्चर में। ठीक है। जो उनकी इनपुट्स थी वो इंपोर्ट होती थी अंडर अ सर्टन कंसेशनरी एसआरओ, उसकी मॉनिटरिंग भी होती थी। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट ने स्कीमें दी, जैसे ई पास दी गई और ये जो टीवी वाला जो कंज्यूमर गुड्स का सेक्टर है ये इससे निकल के चला गया एक नॉर्मल टैरिफ रिजीम में। एसआरओ से निकल के एक टैरिफ रिजीम में चला गया, लेकिन अभी तक हमारे पास जो एसआरओ रिजीम मौजूद है वो हमारे पास ऑटोमोबाइल का मौजूद है। ऑटोमोबाइल में हम पार्ट्स को ये और 2 व्हीलर से लेके 22 व्हीलर तक का जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में ट्रेलर बनता है, एसयूवी बनती है, एवरी टाइप मोटरसाइकिल सब एसआरओ बेस्ड है, वो हमारे पास है। उसके अलावा मोबाइल पॉलिसी, आपने नाम ले दिया, मोबाइल पॉलिसी या इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाना या उसमें इनपुट्स देना हमारा काम है। मोबाइल के लिए जो हमने किया उस पर सिंपल फार्मूला ये अपनाया था कि अगर आपने पाकिस्तान में मोबाइल क्यों नहीं बन सकता, हम एक बहुत बड़ी मार्केट है, हम एक बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस है हमारा। इंपोर्ट क्यों करते हैं हम, डॉलर्स ना भेजें यहाँ बनाएं। जब हमने देखा गवर्नमेंट ऑफिसर से कंसल्ट किया तो अपनी जगह पे सब ने कहा कि जी अपना टैरिफ हमारा सारा ठीक है। हमने कहा तो देन वाई इट्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन बांग्लादेश। उन दिनों बांग्लादेश से एक्सपोर्ट हुई थी। फिर हमने देखा इंडोनेशिया क्या कर रहा है। फिर उन्होंने इंडोनेशिया ने कहा जी हम 2019 तक जो मोबाइल बनेगा एंड्रॉयड वो इंडोनेशिया में ही बनेगा। ठीक है। बांग्लादेश की जो मार्केट थी वो हमसे थोड़ी कम थी। हमने डिफरेंशियल देखा, वो पॉलिसी मैंने खुद उसका मैं इंचार्ज था। हमें खासी मीटिंग्स करनी पड़ी। हमें रिलक्टेंट भी था, जो बिज़नेस कर रहा होता है, जो इंपोर्ट पे बेस्ड होता है, वो समझता है कि शायद पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन लकीली ये हुआ है कि जो कंपनीज आई हैं वो 31 हैं मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में, और अब 92% ऑफ द प्रोडक्शन जो पहले 4 महीने में हुई थी वो पाकिस्तान में हुई है। अब हम आगे लोकलाइजेशन पे जाएंगे। सही है। ये लोकलाइजेशन कराना हमारा एम है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ का या इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड का काम है। इसके अलावा हम फैन सेक्टर, कटलरी, सर्जिकल, जनरल इंजीनियरिंग, मशीन, जहाँ जहाँ इंजीनियरिंग आती है उसमें हमारे 4 किस्म के रोल हैं। एक है उसका जो पॉलिसी मेकिंग है, जिस सेक्शन को मैं हेड कर रहा हूँ। एक हमारे पास है सेक्टोरल डेवलपमेंट, वो इन कॉन्टैक्ट होते हैं जो सेक्टोरल एसोसिएशंस हैं, चैम्बर्स हैं, उनसे सही है। उनको मसाइल पता होते हैं कि जी क्या सेक्टर के मसाइल हैं। ठीक है। उसके बाद एक टैरिफ सेक्शन है जो देखता है कि जी इस मुल्क में जो चीज़ बाहर से आ रही है उसका क्या रेट ऑफ ड्यूटी है एक्सेप्ट फॉर ऑटो, और जो उसका रॉ मटेरियल है वो कितने में आ रहा है। ठीक है। फिर एक हमारी बिज़नेस डेवलपमेंट की साइड है। बिज़नेस डेवलपमेंट ये चौथी हमारी है, जो हम पहले 2005 से लेके 9 तक और फिर 16-17 में भी हैनोवर में से एक फेयर था, उसमें हम जाते रहे। उससे खासी एक्सपोर्ट अनाउंसमेंट हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक्सपोर्ट की फ़ंडिंग हमारे पास नहीं है। वो जब भी इंजीनियरिंग बोर्ड ने काम किया वो किसी फंडिंग से, चाहे वो PIDC से थी या वो TDAP से थी, ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं थी, तो कॉन्स्टेंटली हम नहीं कर सके। लेकिन इंजीनियरिंग के फेयर्स की डायनामिक्स और टेक्सटाइल के या कारपेट्स के फेयर की डायनामिक्स डिफरेंट होती हैं। यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म एफर्ट है लेकिन इसका रिटर्न ज़्यादा है, वहाँ पे शॉर्ट टर्म है और उसी तरह की चीज़ें हैं मोर लेस। तो वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें तो इंजीनियरिंग और इनोवेशन की ट्रेड ज़्यादा है उस पर। मींस अगर उसमें बेनिफिट ज़्यादा है, अगर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचेंगे, कितनी बेचेंगे, उसके बदले में एक कंप्यूटर खरीदेंगे तो आपको वो भी पता होगा कि जी व्हाट विल बी वी बी गेटिंग आउट ऑफ। सही। उसके अलावा हम बजट एक्सरसाइज एनुअल में इनपुट देते हैं। ट्रेड डेलीगेशंस वगैरह में हमारी इनपुट्स होती हैं कि जी क्या हमारे यहाँ हो सकता है। तो ये था इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड का। बाकी जो सपोर्ट डॉक्यूमेंट होते हैं डिपार्टमेंट्स, HR हो गया या फाइनेंस, वो तो हमारे पास है। सर EDB को अगर हम गाड़ियों से रिलेटेड, बिकॉज हमारे चैनल पे ज़्यादा गाड़ियों का है, तो गाड़ियों से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जो है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बिग 3 जिनको लोग कहते हैं सुजुकी, होंडा, टोयोटा थे। और फिर हमें पता लगा जी ये ग्रीन जो पॉलिसी आई पाकिस्तान की पहली ऑटो पॉलिसी 2016 की,
तो उसके अंदर जो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में आई थी, फिर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में पिछले साल 2021 में एक पॉलिसी आई जिसको दूसरी पॉलिसी का नाम दिया गया, जिसके तहत पाकिस्तान में अब काफ़ी ज़्यादा जो है कंपनीज आई हैं, और मुझे पता है कि आपका उसमें बड़ा पिवटल रोल है। तो ईडीबी जो है वो बेसिकली क्या करती है, वो डिसाइड करती है कि किस कंपनी ने आना है, तो वो हमारे ऑडियंस के लिए ज़रा क्लियर बता दीजिएगा। 1995 में जब ईडीबी बना था तो हम डिलीशन मॉनिटरिंग, डिलीशन उसको कहा जाता है लेकिन आम फैम अल्फाज में उसका है कंपल्सरी लोकल कंटेंट। ठीक है, यानी आपने ये पुर्जा पाकिस्तान से ही लेना है, सही है, और ये पुर्जा आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ये थे डिलीशन प्रोग्राम। ठीक है, एक गाड़ी में जो पुर्जा पाकिस्तान में बन रहा था आप वो इंपोर्ट नहीं कर सकते थे, यहीं से लेते थे, ठीक है, अनलेस आप वेंडर फेलियर इस्टेब्लिश करवाते थे कि जी वेंडर मुझे दे सही नहीं पा दे रहा, ठीक है, वो डिलीशन मॉनिटरिंग प्रोग्राम 2003-04 तक चलते रहे। लेकिन WTO के जब हम सिग्नेटरी थे तो 4 से 6 तक हमने एक्सटेंशन ली कि चलाते रहेंगे, लेकिन वो फेज़ आउट हो गए थे, फिर आप रख नहीं सकते थे उनको। सो बेसिकली मैं आम बंदे के लिए बताऊं तो उनको फ़ायदा ये हो गया मैन्युफैक्चरर को कि आप WTO के सिग्नेटरी थे, तो आप किसी को रोक नहीं सकते माल सप्लाई करने से। जी, तो आपने एक बैरियर जो लगाया था वो बैरियर हट गया। जी, लोकलाइजेशन का या कंपल्सरी लोकलाइजेशन का बैरियर आप रख नहीं सकते। ठीक है, फिर आपने एक टैरिफ बेस्ड सिस्टम दिया 2006 से 11-12 की, जो 7 से 12 की पॉलिसी थी हमारी, कि एक डिफरेंस होगा, सर्टन डिफरेंस CKD लोकल में और नॉन लोकल में। जैसे आज फॉर एग्जांपल सही है, 30% और 46% है कार के पार्ट्स के केस में। तो 30% लोकल पे है अगर आप करेंगे। अगर आप लोकल पार्ट जो पाकिस्तान में बन रहा है, जैसे दरवाज़ा है, फ़र्ज़ करें एक न्यू एंट्रेंट आया, वो पूरी 100% गाड़ी मंगवा सकता है। अगर वो न्यू एंट्रेंट ना होता तो दरवाजे वगैरह जो पाकिस्तान में बन सकते हैं, अगर वो फिर भी इंपोर्ट करे, अगर टोयोटा दरवाज़ा बना बनाया इंपोर्ट करे तो 46% पड़ेगी। और अगर इंजन का कोई कंपोनेंट है जो पाकिस्तान में नहीं बन रहा तो वो 30% उसका रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी है। ठीक है, अब जब वो पहली पॉलिसी ख़त्म हुई, दूसरी पॉलिसी आई, तो उस पर कुछ शराइत रखी गई 7 से 12 तक कि इस कंपनी की लोकल प्रेजेंस होने के लिए इसकी फॉरेन प्रेजेंस 5 लाख यूनिट्स हों, कुछ बैरियर्स लगाएगी। उसको फिर 1 लाख पे भी किया गया। फिर उसको कहा गया कि जी आप सर्टन उसमें अरसे के बाद आप लोकलाइजेशन करेंगे, वरना आपको रेट्रोस्पेक्टिव ड्यूटीज़ भी देने पड़ेंगी। हमारे पास एक प्लेयर आया FAW, सही है, वो स्ट्रॉन्ग ग्रुप था इन अ सेंस कि उन्होंने कुछ पेनल्टीज़ भी दी और वो मार्केट में कायम रहे। ट्रक मार्केट में उनका बड़ा नाम था, फिर ऐसा ट्रक में था और कार भी बनाते थे V2 के नाम बिल्कुल। से। उस वक्त जब आप आ जाते हैं तो 4 साल का पीरियड गुजरा, 12 से बाद 16 का तो हमने कोई पॉलिसी हमारी नहीं हुई। 16 में जो PMLN की गवर्नमेंट थी, इन्होंने जो नेगोशिएशन थी वो तो इनकी हुकूमत बनते ही स्टार्ट हो गई, लेकिन 16 में हमने पॉलिसी बना दी। उसका एम्फेसिस ये था कि हमारी जो मार्केट है उसमें कंपटीशन नहीं है, सबसे ज़्यादा कंपटीशन कि बिग 3 आपने अभी नाम लिया, कि इस मार्केट को ओपन करें। आपको याद होगा कि 2003-04-05 में हुंडई की या आदम मोटर्स, ये लोग आए भी थे, फिर वाइप आउट हो गए। 2 किस्म की पॉलिसीज़ दी गई, निसान भी था उसमें, दीवान निसान की ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड की कैटेगरी देगी। उस ब्राउन फील्ड का यह था कि जो बंद प्लांट है सर्टन प्रीरेक्विजिट्स यूनिट्स को आप दोबारा चलाएंगे तो वो हो जाए। उसमें हमारे पास 2 रिवाइव हुए थे, लेकिन दोनों ने खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दी। एक उसमें गंदारा था निसान, और दूसरा दीवान था, वो चले कुछ अरसे लेकिन फिर सस्टेन नहीं कर। ठीक है सर। उसके अलावा न्यू एंट्रेंट के लिए यह था कि 20% आप समझ लें कि लोकलाइज और नॉन लोकलाइज पे 10 और 25% ड्यूटी दी गई कि ये लोग नए आए और बहुत ज़्यादा लोकलाइजेशन। कुछ हमने नहीं पूछा, हमने कहा 100% माल बाहर से मंगवाएं। और ये हम बात कर रहे हैं 2016 की, 16-21 जब हमने कहा कि ओपन अप करना है। आप 100% माल बाहर से लाएं, जोड़ें और बेचें, लेकिन आपने 5 साल बाद कंप्लाइंट होना है। ये इंटेलिजेंट स्टेप था कि 5 साल लोगों को बुलाओ और उसके बाद 5 साल तो गुजरने का पता नहीं लगता है लॉन्गर सही वक्त। तो वो आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो अल्टीमेटली जैसे अब आप देख लें हुंडई है या किया है, उन्होंने 200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की हुई है डॉलर्स में। किया ने अब वेंडर सेगमेंट में भी $50 मिलियन से ज़्यादा की कर ली है। जो सीरियस प्लेयर है उसने लोकलाइज करना है। तो अब ये तो हो गई, उससे एक वैरायटी आ गई कस्टमर के लिए। करीब 42 किस्म के वेरिएंट्स हैं इस वक्त जो मार्केट में, 42 से 45 किस्म के जो मौजूद हैं कस्टमर के लिए। मेरा ख्याल 13 के करीब की कंपनियाँ मुताद अंदाजे के मुताबिक 11 से 12 हैं। अभी जो FAW है वो ऑपरेट नहीं कर रही, प्रोटॉन आ गई। हाँ जी, प्रोटॉन आ गई।
और निसान जो है गंदारा उसकी निसान जगह जो चेरी आ टीको है, गई। जो TBS सिस्टम में चल रही है वो पॉलिसी में नहीं चल रही। उसके अलावा 10 ऐसी कंपनीज़ हैं जो अभी एक इस रजीम में चल रही हैं, 3 उसमें पुरानी थी और बाकी 7 से 8 नई। ठीक है, उन सब का बिज़नेस आपने देखा होगा, वो तो आप बेहतर जानते हैं। सही है। दूसरा एक कंसर्न था, हमने जापान के साथ मिल के कुछ स्टडीज़ की थी कि पाकिस्तान के ऑटो सेक्टर को आखिर मसला क्या है। ठीक है, उन्होंने जो हमेशा से हम जायका के साथ लाइजोन में रहे, एनालाइज करते रहे, वर्ल्ड बैंक से कराते रहे, काफ़ी इदारों से, तो हमें जो जायका की स्टडी थी उसमें जो 17 कोई रिकमेंडेशंस थी करीब करीब या 20 थी, वो 3 साइडों पे थी कि आपकी कमज़ोरी क्या है। एक आपकी पॉलिसी नहीं है, एक आपका जो भी वेंडर है उसकी इम्प्रूवमेंट चाहिए हमें, दूसरा उन्होंने कहा स्टैंडर्ड्स नहीं है आपकी मार्केट में, आप स्टैंडर्ड्स मैंडेटरी लिस्ट पे आप लोग नहीं हैं इसकी। सो रेगुलेटर की तरफ से रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब आपने गवर्नमेंट ने रिक्वायरमेंट नहीं रखी भी गाड़ी में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। उसका एक इदारा है पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी PSQC है मेरा ख्याल है। जी, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस। उनकी मैंडेटरी लिस्ट पे अगर कार नहीं है तो हमने उस वक्त ये सोचा कि अगर ये नहीं है तो फिर हम क्या इंतज़ार करेंगे। उस वक्त ये नेगोशिएशन चल रही थी कि PSQC लैब्स बना ले, इंफ्रास्ट्रक्चर बना ले तो फिर हम उसको कंप्लाई कर देंगे, वरना तो हमें बड़ी ज़्यादा फ़ी देनी पड़ती है। तो हमने सोचा कि व्हाट इज़ द अदर वे आउट। वो हमने देखा कि WP29 की कुछ रेगुलेशन है UN की। अगर आप बीइंग अ सिग्नेटरी ऑफ UN आप उसमें मेंबरशिप लेते हैं, उसका सर्टन क्राइटेरिया है कि हेड ऑफ स्टेट लिखता है, उसका एक कमर्शियल प्रोसेस है। मुझे उसमें से गुजरना पड़ा, ठीक है, और मेरी कुछ टीम ने किया, लेकिन ज़्यादा जो फ़ॉरेन UN से इंटरेक्शन रहा या जाना रहा वो मेरा रहा, वो हमने साइन किया और अब हम उसके मेंबर हैं। उसका मतलब क्या है, अब हमने जो 17 रेगुलेशंस शॉर्टलिस्ट की, जो सेफ्टी रेगुलेशन है उसकी कंप्लायंस अब हर एक पे होगी। यानी इस पे आप डिटेल भी बाद में बेशक पूछ लें सर। दूसरा ये था, कस्टमर को पहले पूरे पैसे देता था और उसको गाड़ी नहीं मिलती थी। उसके पूरे पैसे पे ये कहा जाता था, हमें सवाल था कि जी हमारे पैसे रख के भी हमें गाड़ी नहीं मिलती। उस पर यह किया गया कि एक तो बुकिंग आप 50% से ज़्यादा नहीं लेंगे, बुकिंग अमाउंट इनिशियल पेमेंट। ठीक है। दूसरा, अगर आप 60 दिन से डिले करेंगे डिलीवरी तो कस्टमर को आप काइबोर प्लस 2% के रेट पे रीइंबर्स करेंगे इनिशियल अमाउंट पे 60वें दिन के बाद जितने दिन डिले करेंगे। उस पे 2% पे भी कुछ कंपनीज ने दिया, कोई एक आध कंपनी ने नहीं दिया। सुजुकी नहीं देती सर, वो कहते हैं हम नहीं मानते। चलें, वो मैं नाम नहीं ले मैं ले लेता हूँ सर, मैं तो कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ। मैं खुद कंज्यूमर रहा हूँ, बगैर के होंडा बगैर के टोयोटा दोनों से मुझे चेक मिले हैं। सुजुकी वाले कहते हैं मैं नहीं मानता, जहाँ पे करना है जो करना है कर लो। जी, अब ऐसा शायद नहीं है। हम जो अभी नई पॉलिसी है उसमें मैं बाद में आता हूँ। हमने काइबोर प्लस 2 का रूल अब एज ए SRO बना दिया है कि ये आपने कराना है, कस्टमर को देना है। वो 2 है कि 3 हो गया हुआ? अब 3 हो गया है। 3 हो। अब उस पर एक तो ये इनिशिएटिव भी EDB का? जी, EDB का है। नई पॉलिसी में आप देखेंगे काइबोर प्लस 3 है। उसमें अब एक चीज़ है कि जो नए हमारे पास न्यू एंट्रेंट आए थे उनका हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन था काइबोर प्लस 2 पे गवर्नमेंट के साथ। और फिर ये भी था कि हम आपके जो SROs हैं इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए, उस वक्त हमने साइन किया था कि हम किसी SRO को चेंज नहीं करेंगे। इस वक्त कुछ लोग 2 दे रहे हैं, यानी वो लोग न्यू एंट्रेंट, कुछ 3 दे रहे हैं, ये अभी फैसला होना है, लेकिन एटलीस्ट कस्टमर को मिल रहा है काइबोर का रीइंबर्समेंट 60 दिन से आगे। ठीक। उसके बाद हमने ये जो सेफ्टी क्वालिटी मिनिमम सेफ्टी की बात तो चलें कर दी। हमने 2 चीज़ें और की। हमने कहा जी आप लोकलाइजेशन करते हैं 30% वैल्यू एडिशन, जब एक IOR कहते हैं उसे हम, जिसे आप आसान अल्फाज में किसी पुर्जा बनाने की अप्रूवल कह लें। ठीक है। अगर 30% लोकल वैल्यू एडिशन होगी, यानी आप लोकली कुछ चीज़ें ख़रीद के भी लगाएंगे या वैल्यू ऐड करेंगे, नॉर्मल उसमें असेंबली अलाउंस 8 से 10% होता है, उसके अलावा 20% एटलीस्ट आप करेंगे तो आपको होगा। वो भी हमने रूल बनाया, पहले हम चेक कर रहे थे, अब वो बना दिया रूल। उसके बाद SRO 693 है, एक था वो फ्रीज था पिछली पॉलिसी के टाइम पे। जब मैं अगली पे आता हूँ तो आपको SRO 693 का भी बताता ठीक है हूँ सर। वो क्या होता है। तो ये जो पिछली पॉलिसी थी उसमें कस्टमर के लिए हमने ये किया कि आप काइबोर प्लस 2% रीइंबर्स करेंगे, आप बुकिंग के पैसे ज़्यादा नहीं लेंगे, आप
इसके अलावा आपको वैरायटी मिल गई, कस्टमर को चॉइस मिल गई। ठीक है। अब आते हैं कस्टमर के पास कि एटलीस्ट जब चॉइस मिली तो हमने कहा हुआ था कि WP29 तो आपका होगा। जिसने इस मार्केट में आना होता था, अब मैं विदाउट नेमिंग 2016 में जब हमने किया तो कुछ मॉडल्स थे जो 25-26 साल से चल रहे थे। जी जी। उन लोगों ने डिसकंटिन्यू इस वजह से नहीं किए कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं थी। तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट था, कैश का हो सकता है कस्टमर की एक्सेप्टेंस भी हो, बिल्कुल है। कस्टमर भी चाह रहा हो, लेकिन हमने कहा ये कंप्लाइंट नहीं है, हट जाए। उसके बाद एक और इस तरह से अब उसी कंपनी ने एक मॉडल में 6 एयर बैग्स भी दे दिए। जी जी। यानी उसका कहने का मतलब ये है कि जब गवर्नमेंट विजिलेंट हुई सही है। तो वो आपकी मार्केट में R&D अलग से नहीं करेगा, वो वही चीज़ देगा जो इंटरनेशनली बन रही है। और यही हमारा एम होना चाहिए कस्टमर के लिए। आप मैं अगर पैसे दे रहे हैं और हम उसको, हमें चाहिए कि हम क्वालिटी की चीज़ डिमांड करें। अब क्वालिटी है क्या, स्टैंडर्ड्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, वो हमने रेगुलेशंस रखी तो बहुत सा ऐसा फ़ायदा हुआ हमें नई पॉलिसी या उसी पॉलिसी में जब हम सिग्नेटरी बने कि जिसने भी सोचा होगा पाकिस्तान में हमने कोई मॉडल लॉन्च करना है तो उसने वही सोचा होगा कि जो कंप्लाइंट होगा। सही है। क्योंकि हमने तो लॉ में लिख दिया कि जो कंप्लाइंट नहीं होगा वो हम नहीं बनाने देंगे सर। तो गवर्नमेंट की तरफ से रिजॉल्व आ गया। अब हम आगे नई पॉलिसी पे, बहुत अच्छी पॉलिसी थी 16 से 21 की, जो मैं दाद देता हूँ जो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने बनाई थी। उसके बाद मैं और दाद देता हूँ कि जो रज़ाक दाऊद साहब हमारे पहले मिनिस्टर थे, उनसे जब हमने ये एक्सप्लेन किया तो उन्होंने कहा इसको आप कंटिन्यू करें, हम कोई पॉलिसी शिफ्ट नहीं करेंगे, हाँ हम एक दो चीज़ों को ना मानते हो, ठीक है, मुझे शायद किसी चीज़ से इतफाक़ ना हो, लेकिन पॉलिसी विल कंटिन्यू। सही है, दैट्स हाउ इट शुड बी। या उसने कंटिन्यू किया। पिछली पॉलिसी में एक था सर्वेलेंस ऑफ यूज्ड कार्स की इम्पोर्ट, ठीक है, जो हैं एक्सपेट्रिएट्स के लिए। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने कहा सर्वेलेंस करें, इंश्योर करें कि मिसयूज़ ना हो, वो और टाइट होता गया। ठीक है कि इस वक्त तो चले वो बैन है। जब हम आए अगले दौर में, PTI के दौर में, तो उन्होंने एक तो थैंक्स टू द गवर्नमेंट कि उन्होंने डिसकंटिन्यू नहीं किए, वो हमारी कन्विंसिंग भी थी। कुछ जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन हमने ये कभी नहीं कहा कि वो 100% पे। स्टिल वी वांट कि कस्टमर के मसाइल हैं, आप हमसे बेहतर जानते हैं, आपके थ्रू कई और लोगों के थ्रू हमारे पास पहुँचते हैं, हम चाहते हैं कि वो भी ना हो। क्वालिटी के मसाइल कम हो गए, वैरायटी के मसाइल कम हो गए। क्वालिटी एक रिलेटिव टर्म है, फिर इस पर हम बहस हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्राइस हो सकती है, प्राइस में टैक्सेस का पोर्शन होता है, ये हम वैसे मैं वो आदमी हूँ, मैं बड़ा क्लियर आपको कर दूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि प्राइस कंट्रोल करना गवर्नमेंट का काम नहीं है। जी बिल्कुल, हम कर भी नहीं रहे, बिकॉज ये एसेंशियल गुड नहीं है, ना लाइफ सेविंग गुड है। और प्राइस कंट्रोल हमारे मुल्क में रमज़ान बाजार में गरीब की रेडी पे ज़रूर हो सकता है, लेकिन बड़े स्टोर पे नहीं होगा। तो इसी तरह ऑटो सेक्टर में नहीं होता। मैं अब आपसे कुछ थोड़े से सवाल पूछ लेता हूँ, शायद थोड़े सख्त हों, बट बीइंग ए गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हम अपना गुस्सा आप पे निकाल सकते हैं। तो एक तो सवाल ये कि आप लोगों ने पॉलिसी बनाई, अच्छा किया, सारा कुछ हो गया, कंज्यूमर पाकिस्तान में अभी तक उसको ये नहीं पता है कि अगर मुझे कोई चीज़ मिलती है तो मैंने कौन सी दीवार पे सर मारना। एग्जांपल ये कि अगर मैं बैंक में जाता हूँ, अगर बैंक मैनेजर मेरा चेक नहीं लेता तो मुझे पता है कि रेगुलेटर स्टेट बैंक है, वहाँ पे नंबर लिखा है, मैं कॉल करूँगा कि जी फलाने मैनेजर साहब हैं, ये पुराने करेंसी नोट नहीं ले रहे, ये मेरे से इस तरह की बात कर रहे हैं, ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे। ऑटो इंडस्ट्री के अंदर आपने स्टैंडर्ड बना दिए WP29, वो कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे, आपने 2% कर दिया। मतलब एक इतनी बड़ी कंपनी जो आउटराइट कह रही कि मैं नहीं करती, तो कंज्यूमर कहाँ जाएगा? पहली बात, रेगुलेटर कौन है? क्वालिटी आपने बना दी, कंपटीशन बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, कंपनी की चॉइसेस बढ़ गई। लेकिन हमारे यहाँ पे कंपनियों ने जो क्वालिटी चले वो तो दे दी, कंज्यूमर डिसाइड कर रहा है मैंने ये लेना है या मैंने वो लेना है। लेकिन जब कंज्यूमर ने ये ले ली कोई भी चीज़, जो उनकी वारंटी पॉलिसी है उसका कौन सेफ गार्ड करेगा? बिकॉज मैंने यहाँ पे देखा हमारे यहाँ पे बहाने बनाए जाते हैं। अगर आप खुद भी एज ए कंज्यूमर जाएंगे, जी आपकी गाड़ी की ये चीज़ फालतू जी, ये तो वारंटी में नहीं है, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, फ़ोन्स में भी है, हर जगह है। तो उसमें कंज्यूमर जो है, फिर हमारे आम एक मशहूर उर्फ़ आम हुआ है कि जी कंज्यूमर कोर्ट चले जाओ या कंपटीशन कमीशन चले जाओ या EDB जाओ, वो कंज्यूमर को ऐसे फुटबॉल बनाया जाता है, बेचारा परेशान रहता है। तो आपके ख्याल से क्या ये चीज़ें EDB के अंडर आएंगी? मैं आपका आखिरी सवाल का पहले जवाब दे देता हूँ। मैं 100% एग्री करता हूँ कि एज ए कंज्यूमर मैं और आप चाहे जितने मर्जी स्ट्रांग हों, हम एक कंपनी के ख़िलाफ़ केस लड़ने जाते हैं तो कंपनी का तो जो वकील होता है वो उसके पेरोल पे होता है। जी, आपने और मैंने वकील करना है नया, ठीक है जी। सर मुझे एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के बंदे को मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा आपसे एज ए कंज्यूमर जो होता है कर लें। जी ऐसा ही होता है। आई अंडरस्टैंड योर पोजीशन, इट्स माय पोजीशन ऑल्सो। लेकिन
हम आते हैं अभी 1 बाय 1 कर लेते हैं कायपुर +3 पे। कायपुर +3 का लॉ बन गया है, जो कंपनी नहीं दे रही थी उन सब की आप मुझसे डेटा ले सकते हैं, किसी भी कंज्यूमर को EDB हमारे पास मौजूद है। अब आ जाते हैं डीलर की मेल। नहीं देती तो बंदे ने जाना क्या है? नहीं देती तो हमारे पास कई कंप्लेंट्स आती हैं। मैं आपको कंप्लेंट करने के लिए मैं कह रहा हूँ अदारा जो है इस केस में रेगुलेटर EDB है। जी 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 जी, हम रेगुलेटर उस तरह से तो नहीं है, ऐसा ये डिफाइंड नहीं है, लेकिन ये काम फिर किसने करना है? ले दे कि आप भी मुझे कह रहे हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो फिर हम कर रहे हैं इसको। वही मैं कह रहा हूँ, मैं कंज्यूमर हूँ, मैं जाता हूँ, वो कहते हैं जी मैं नहीं देता, जो करना है करना है, मैं कहाँ जाऊँगा? आप PMDU जाते हैं। ठीक है, PMDU स्टैंड्स फॉर? ये प्राइम मिनिस्टर जो भी डिलीवरी यूनिट था, ठीक है, जिस पे ऑनलाइन पोर्टल है, सही है, जो सिटीजन पोर्टल था, सिटीजन पोर्टल। ठीक है। उसके अलावा आप ओम्बड्समैन सेक्रेटेरिएट चले जाते हैं, ठीक उसके अलावा आप EDB में डायरेक्ट कर सकते हैं, या आप मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ को भेजते हैं, वो हमारे पास आती है। ऐसा नहीं होता, हमारे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। ठीक है। अब कस्टमर का मसला है क्या? कस्टमर का मसला सबसे पहले है कि मुझे डिलीवरी डिलेड मिल रही है। उस पर गवर्नमेंट इंटरवीन यही कर सकती है कि आप कायपुर +3 पे रीइंबर्समेंट ज़रूर करेंगे टू द रिस्पेक्टिव कंपनी कस्टमर। ठीक है, हम यही कर सकते हैं। बिल्कुल। डीलरशिप अगर कोई मेल प्रैक्टिस में शामिल है या कर रही है, उसका मैंडेट है कंपटीशन कमीशन के पास। सही है, वो छापे भी मार सकते हैं, देख भी सकते हैं, फाइन कर सकते हैं, उन्होंने किए भी हैं। तो उसका तरीका मैं आम यूज़र के लिए बताता हूँ। होता ये है कि आप डीलरशिप पे जाके पे ऑर्डर जमा कराते हैं, वो आगे कंपनी को नहीं देते, महीने 2 बार जमा कराते हैं। जब आपको PBO मिलता है तो वो आपकी डेट वो काउंट होती है। जी, मैं बिल्कुल ऐसा है, ये तो आपको भी एजुकेट करना चाहिए, मैं एज अ कस्टमर भी एजुकेट होना चाहिए मुझे, कि जिस दिन मैं पैसे दे रहा हूँ मैं उसको कहूँ कि यार आप मुझे PBO मिलेगा, मेरा सिस्टम में आपने एंटर किया या नहीं। जिस दिन आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, जिस दिन सिस्टम में होगा, उसके बाद वो क्लाउड शुरू नहीं कर रही होंगी। नहीं, कंपनी लेवल पे नहीं होता, डीलरशिप लेवल पे लोग करते हैं ये, बट कंज्यूमर के साथ तो हैंड हो गया ना। दूसरा ये है कि आपने एक उस पर नहीं लगाया, मींस अभी पूछा नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। आपने कहा जी ऑन, कस्टमर का ऑन भी बहुत बड़ा मसला है। नहीं, वो भी आगे आते हैं, मैं तो अभी सिर्फ ये वो एक एक करूँगा। सर मेरे बात बड़े हो गया कि जी हमारा कायपुर +3 का अब तो रूल बन कायपुर +3 का रूल है, अगर कंज्यूमर को नहीं मिलता तो आपने बता दिया कैसे कस्टमर हमें बताएगा तो हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद होगा। और फिर जो क्वालिटी है, सॉरी अभी बात कर रहे हो, क्वालिटी भी आपने बनाया, किसी ने WPA बना दिया, सारा कुछ कर दिया। क्वालिटी में सर्विस और आफ्टर सेल भी शामिल है? नहीं सर, इस दुनिया में जो गवर्न हो रही हैं ऑटो मार्केट्स, वो 3 तरह से हो। ठीक है सर। एक है 3 किस्म के एग्रीमेंट्स हैं UN के। एक है 1958 का एग्रीमेंट, सही है, जो हमने अडॉप्ट किया कि उसके तहत हम रेगुलेटर हैं, हम लाइसेंस देने वाली बॉडी हैं। ठीक है। स्टैंडर्ड बनाना PSQCA का काम था। ठीक है। उसकी हार्मोनाइजेशन करना विद इंटरनेशनल वो PSQCA का काम है। ठीक है। हमने देखा हमारा क्या काम है, हम भी तो गाड़ी बनाने दे रहे हैं ना। सुनील साहब आज आके मुझे कहेंगे आसिम साहब आप शक्ल से पढ़े लिखे लगते हैं, आप गाड़ी बनवा रहे हैं, आपको पता ही नहीं आप क्या गाड़ी बनाने की इजाज़त दे रहे हैं। तो उसकी कोई सर्टन रेगुलेशंस होंगी दुनिया में। सही है। वो 58 का एग्रीमेंट कहता है कि म्यूचुअल एक्सेप्टेंस, अगर आप गाड़ी पाकिस्तान में बना रहे हैं और अगर आपका प्रिंसिपल कहता है कि मेरी गाड़ी डिक्लेयर करता है, जैसे वॉक्सवैगन का केस था, उनको फाइन्स भी हुए, वो डिक्लेयर करता है कि मैं इन रेगुलेशंस को जो पाकिस्तान में मैंडेटरी है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ और मैं उसके मुताबिक गाड़ी दे रहा हूँ, तो उसकी पूछताछ करने का हम राइट रखते हैं। ठीक है। जब वो करेगा तो इतना होगा कि मिनिमम डेटरेंस तो आपकी है, पहले तो कुछ भी नहीं था आपके पास। अब आप गाड़ी बनाने के लिए उसको कह रहे हैं कि भाई आपने ये रेगुलेशंस फॉलो करनी। सही है। उसमें जो आज तक जो रेगुलेशन ब्रेक की मिनिमम है ना, वो ABS है। कुछ गाड़ियाँ हमारे पास अभी हैं जो नहीं बन रही। अगर वो साइन करेगा तो उसने बनानी है, उसका एक मैकेनिज्म है पॉलिसी में कि आपने बाय सर्टन टाइम, बाय पैसेज ऑफ टाइम आपने कंप्लायंस इंश्योर करनी है। वो पैसेज ऑफ टाइम क्या है? बिकॉज ये जो हमारे सोशल मीडिया और अखबार हैं जिनको गाड़ी का बारे में भी नहीं पता था, वो सब तो इस बारे में लिख बैठे कि जुलाई की 1 तारीख को कोई गाड़ी ऐसी नहीं होगी इसमें ब्रेक नहीं होगी और एयर बैग नहीं होगा। एयर बैग भी वाली गाड़ियों को 2 साल का उन्होंने कुछ मॉडल्स हैं। देखें आप, होंडा, टोयोटा, हैवल, MG, खैर वो तो अभी लोकल नहीं बनी, मास्टर मोटर्स की जो गाड़ी है ओशान, या आप DFS के ले लें, कोई गाड़ी नाम ले लें, उनमें एयर बैग्स भी होंगे, उनमें ABS। मेरे ख्याल है सिर्फ 2-3 गाड़ी जिनमें नहीं है। कुछ वेरिएंट कह लें उन्हें। हाँ जी, कि कुछ कंपनीज के कुछ वेरिएंट्स हैं जिनमें नहीं है, और वो भी वो डिसकंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि हम लिस्टों पे काम कर रहे होते हैं, अब उनके नए मॉडल्स पे भी साल 2 पहले एडवांस पे काम कर रहे होते हैं,
उन कंपनीज ने भी सीरियसली थिंक करना शुरू कर दिया है कि ये पाकिस्तान मार्केट है। मैं मानता हूँ कि ये गवर्नमेंट की कमज़ोरी थी इन द पास्ट, हमें ये 2003 में क्यों नहीं हुआ, 2016 में जब हम आए, दुरुस्त है बट आ तो गया। 2016 में जब हम आए या तो हम वाहिद मुल्क थे जो गाड़ियाँ भी बना रहे थे, WP29 रेगुलेशंस के मेंबर नहीं थे। सही है। वो लोग भी मेंबर हैं, फॉर एग्जांपल श्रीलंका भी मेंबर है जो गाड़ी बनाता ही नहीं है। वो इसलिए है कि वो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर रहा था। तो ये एग्रीमेंट है 1958 का, जिसके तहत आपने मिनिमम इंट्रोडक्शन लेवल पे लगा दिए। अगर हमने PSQCA ने पाकिस्तान के स्टैंडर्ड बनाने हैं और उन्हें हार्मोनाइज करना है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ, फिर उन्होंने यहाँ पे लैब्स भी बनानी है, उनकी चेकिंग के स्टैंडर्ड करने हैं, ये है दूसरा तरीका। उसका एग्रीमेंट जो UN का है वो 1998 का एग्रीमेंट है। तीसरी चीज़, आपकी रोड पे मेरी गाड़ी, आपकी गाड़ी 2 साल बाद ख़राब हो जाती है, या उसको कौन चेक करेगा कि ये ठीक है, फिटनेस है? हमारे तो कंज्यूमर गाड़ी की फिटनेस सर्टिफिकेट एग्जिस्ट ही नहीं करता। जी बिल्कुल, अगर वो होगा तो वो कौन करेगा? उसको कहते हैं पीरियोडिकल मेंटेनेंस। जी जी। उसका एक डिफरेंट एग्रीमेंट है 1997 का। पीरियोडिकल मेंटेनेंस में आप जब करेंगे तो फिर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन, आपने अपने सूबों की चीज़ें सारी अलाइन करनी होती हैं विद द इंटरनेशनल रेगुलेशन। अच्छा, ये ऐसा है कि उस अलाइन करने के लिए आपकी कोई फ़ी नहीं है, आपने ये सेल्फ सर्टिफिकेशन करनी है जैसे हम कर रहे हैं। अगर PSQCA कल को मिनिस्ट्री ऑफ साइंस कर ले तो वो उनके साथ करे। अब ऐसा है कि कम से कम कुछ चीज़ बेहतर हुई है। नहीं, मैं तो एग्री, बेहतरी है, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन इंसान बेहतरी से बेहतरी तक जाता है तो पीरियोडिकल होना चाहिए। हाँ, देखिए, आपकी मोटर व्हीकल एग्जामिनर, ये हमारी ट्रकिंग पॉलिसी आई थी, उसमें सारा कहा जी ये होगा, एक्सल लोड मैनेजमेंट होगा। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि जी कैसे चल रहा है मार्केट में, ये रजिस्ट्रेशन कैसे हो रही है, ये फिटनेस। कंपनी आई थी वीकॉस क्या था उसके अंदर, फिर फेक वो भी निकली काफ़ी रिपोर्ट्स के वजह से। उस पर मैं नहीं कमेंट करना चाहता, लेकिन उस सिस्टम को बनाने के लिए एक तो सारे सूबों का एक जगह पे होना, हार्मनी चाहिए, कुछ रूल रेगुलेशन। तो फिर अभी अगर क्वालिटी का इशू आता है जी, तो जिस तरह मैंने बताया, कैबोर का पूछा आपने, क्या जीत रहे हैं, क्वालिटी इशूज आता है, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, कंपनी उसको अटेंड नहीं करी, या वारंटी इशूज जो मैंने देखा कि 99% हमारे मुल्क में वारंटी जो है ना वो सिर्फ कहने की होती है। जब आप क्लेम करने जाते हैं तो वो आपको बोलेंगे जी आपने टायर चेंज किए थे इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स भी ख़राब होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स चेंज किए थे इसलिए ब्रेक ख़राब होगी, तो उसमें कहाँ जाएगा कंज्यूमर? ये कंपनी ने कई दफ़ा, मैं और आप जब गाड़ी लेने जाते हैं तो वो जो हमारा PBO है उसकी शराइत भी हम नहीं पढ़ते। मतलब एक्साइटमेंट होती है शायद गाड़ी लेते हुए। कंपनीज़ ने अपने आप को सेफ भी किया होता है। ये तो मैं कहूँगा कि जिसने वारंटी का कुछ, मतलब कंपनी को अपना इमेज हमसे ज़्यादा अजीज़ होना चाहिए, होता भी है कि जी कोई अगर कस्टमर आपका जाता है तो उसको, मतलब कस्टमर इज़ अ किंग, जो हमने MBAs में पढ़ा है कि जी कस्टमर क्या है। आई थिंक इस कंपटीशन में कंपनीज़ को करना चाहिए मीन्स, लेकिन उसका हम इदारा नहीं है देखने हाँ, वो मैं से पूछा था कि कंज्यूमर उसका इदारा कौन है? उसका इदारा आई थिंक पाकिस्तान में लैग करता है। मीन्स वो मेरा ख्याल है फिर आपको कंज्यूमर कोर्ट ही जाना पड़ता है। जी, वो जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ सोशल मीडिया पे जाएंगे तो अगर आपकी बात सुनी जाएगी तो कंपनी सुन लेगी। देखिए, अगर इंजीनियरिंग बोर्ड है ना, मेरे ख्याल में, मैं जैसे मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस करता है तो स्टैंडर्ड वो करेगा, फाइन, हम उनका जो भी डोमेन है उसको चैलेंज तो नहीं करते। लेकिन आइडियली एक इदारा इस ऑटोमोटिव को एक ही इदारा कंट्रोल करे, एग्जैक्टली, इसके पास लाइसेंस भी हो, उसको रिन्यू करना भी हो, उसको रोकना भी हो, उसकी पावर्स हो, उसको स्ट्रेंथन भी किया जाए, सही, पावर्स को शेयर भी किया जाए। हम नहीं कहते कि हम रेगुलेटर हैं, हम रेगुलेटर बने किसी की गर्दन पे हाथ रखने के लिए या उस पर, ये आजकल वो दौर नहीं है। बिल्कुल सही। और आजकल ये देख लें कि ऑटोमोटिव में जितना हमने ओपन अप किया इन चीज़ों को, आप ऑटोमोटिव से ज़्यादा इंटरेक्शन में रहते हैं हमसे, क्या उन्हें किसी किस्म के सर्टिफिकेट्स लेने में दुश्वारी है EDB से? बिल्कुल नहीं है। क्या उन्हें मॉडल इंट्रोड्यूस करने में है? मेरा ख्याल है नहीं है। अगर है तो आप मुझे बता दीजिए, ठीक दिया करें। ठीक, अच्छा, अब मैं उस बात पे आता हूँ जो प्राइस वाली मैं और आप बात करते हैं ना, और ऑन वाला आप बात करते हैं। देखिए, मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ कि प्राइस कंट्रोल गवर्नमेंट का काम नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का काम कंज्यूमर कंट्रोल राइट को जो है प्रोटेक्ट करना है। जैसे आपने बताया कैबोर +2% है, अगर गवर्नमेंट वो भी ना करती तो कंज्यूमर कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास एक सजेशन है जो कि मैं आपको देना चाहता हूँ और आपके दरवाजे से जितने भी इदारे हैं जिनका ये अंडरफॉल करेगा, कि आई एग्री कि जी पाकिस्तान की करेंसी डिवैल्यू हो रही है, दुनिया में फ्रेट चार्जेस बढ़ रहे हैं, जो सारी रीज़न आजकल कंज्यूमर को दी जाती हैं हर रोज़ गाड़ी की प्राइस बढ़ने में। एंड ऑन रिकॉर्ड एंड डोंट रिमेंबर, मुझे ऐसा कोई बंदा याद नहीं जिसने गाड़ी जिस प्राइस पे बुक कराई उसको उस पर मिल गई हो। पहले एक जैसे कहते हैं ना, एक अनसेट रूल था कि जी अगर आपने पूरी पेमेंट कर दी तो आपकी प्राइस लॉक होगी।
वो अनसेट रूल भी अब डेप्रिसिएशन इतनी बढ़ गई है और डिवैल्यूशन इतनी होगी कि कंपनियों ने कहा भाई कोई रूल नहीं है, वो अपना रूल खुद निकालते हैं कि अगर आपकी जुलाई 15 के बाद की गाड़ी है तो ये प्राइस लगेगी, पहले की है तो ये लगेगी, मीडियन प्राइस, मीन सब कुछ होता है। मैं बिल्कुल बिजनेसेस के हक में हूँ कि जी वो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है, गवर्नमेंट को कंट्रोल नहीं करना चाहिए प्राइस। बट गवर्नमेंट ये तो कर सकती है कि मैं अगर एक ड्राइव थ्रू में एंटर हूँ और मैंने ऑर्डर प्लेस किया है तो मेरा उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जब मैं ड्राइव थ्रू से निकलने लगूँ और मैं कहूँ कि जी बर्गर दो, तो वो कहे जी 1000 का नहीं, अब तो 1500 का हो गया, तो मैं और आप वो बर्गर तो नहीं खाएंगे। तो ऑटो कंपनीज को ये क्यों अलाउ है कि वो अनलिमिटेड ऑर्डर्स ले लें? मैं ऑटो कंपनी हूँ, मैं जस्ट इन टाइम पे तो नहीं चल रहा। आफ्टर कोरोना तो दुनिया में कोई भी कंपनी जस्ट इन टाइम पे नहीं चल रही होगी, उनके पास एक इन्वेंट्री ऑफ पार्ट्स होगी। मुझे पता होगा एज अ कंपनी कि जी सुनील मंज एंड कंपनी के पास 300 गाड़ी बनाने की इन्वेंट्री मौजूद है, मैं 300 की बुकिंग ले सकूँ और 300 एक वीक की मैं ना पकड़ूँ, एक सर्टेन विंडो कर दूं, या मैं गवर्नमेंट के तौर पे कह दूं कि जी देखिए गवर्नमेंट ऑयल का प्राइस निकालती है पेट्रोल की 15 दिन बाद, 15 दिन बर्दाश्त कर लेती है। कभी कभी हुआ है कि बीच में एक आधी दफ़ा उन्होंने कर लिया हो, लेकिन ब्रॉड एक टाइम डिसाइड कर सकते हैं। तो आप डिसाइड करते हैं यार हर कंपनी एक क्वार्टर के लिए प्राइस रखेगी, उसको चेंज नहीं कर सकती। इतना तो किया जा सकता है कंज्यूमर के लिए। नहीं, नंबर 1 तो ये किया जाए कि प्राइस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो है ना, उस पर चेंज करना काम किसका है? कंपटीशन कमीशन का है। वैसे मैं समझता हूँ हमारा, मैं कहता हूँ सर करें, चेंज करें, मुझे नहीं त्रास। मैं कहता हूँ लॉक कर दें। आपने मुझे ये चीज़ दिखाई कि ये चीज़ है, मैं आपको 2 महीने में दूंगा, आप 2 महीने 1 दिन की बुकिंग क्यों लेते हैं मेरे से? उसको लॉक करने के लिए एक बैकिंग चाहिए ना, कि अगर CCOP, अगर जो उनके कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स हैं सर, इस पे हो कि जिस दिन आपने बुक की उसी दिन की प्राइस लगेगी आपको, तो वो चेंज लाना मेरे ख्याल में EDB इंजीनियरिंग बोर्ड का नहीं, वो होनी चाहिए। मैं भी यही कहता हूँ कि होनी चाहिए कि विजिबिलिटी हो। बेशक कंपनी 1-2% रख ले, ज़्यादा ले ले शुरू में, प्राइस उतनी रखे कि 60 दिन का कैटर करे। अभी नो फॉरेक्स देखें ना, दुनिया में आप फॉरेक्स के ऊपर लॉक भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, फोरकास्टिंग हो रही होती है, वो उसको चेंज करे। अब ये तो जो कंपनीज कर रही हैं कुछ कि जी जुलाई से पहले ये होगी, इस दिन दोगे, इतनी होगी, ये तो हमने उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, एटलीस्ट वो लोग कंप्लाइंट हैं। कुछ लोग ऐसे भी नहीं कर रहे। कुछ लोग कह रहे हैं जो प्राइस फाइनल होगी, और कुछ ऐसे भी है सर जो कहने के बाद उससे भी मुकर रहे हैं। ये बता दूं, एक इदारा ऐसा भी जिन्होंने कहा जी ये करे ये होगा, ये करे ये होगा, और उसके बाद भी बढ़ा दिया। मैं तो कंज्यूमर के साथ हूँ इसमें कि देखें प्रिडिक्टेबिलिटी, लेकिन उनके साथ इसलिए होना पड़ता है कि अगर अभी आज जब हम इंटरव्यू कर रहे हैं, इस वक्त का डॉलर जो उन्होंने डॉलर की वर्किंग की होगी 180 to 185 पे की होगी, आज डॉलर 205 207 के अराउंड है, 16 पे भी गया। मैं देखें सर, मैं आपसे टोटल एग्री करता हूँ। मैं वो बंदा हूँ जो लोगों को हर वीडियो में बताता है कि देखें प्राइस कंट्रोल पूरी दुनिया में आप एक लेवल तक कर सकते हैं। मैं भी वीडियो में कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट का काम नहीं है। डॉलर कोई ऑटो मैन्युफैक्चर कंट्रोल नहीं कर रहा, दुनिया के फ्रेट रेट कोई नहीं कंट्रोल कर रहा। पोस्ट कोविड जितनी भी परेशानी है इनकी इंडस्ट्री की, मैंने सबके सामने रख दी। लेकिन ये तो एक ऐसी चीज़ है ना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आप करते क्या हैं। यहाँ पे ऐसी कंपनियां भी हैं जिन्होंने दिसंबर 2020 से पैसे लिए, अभी तक गाड़ी डिलीवर नहीं की। आपने पार्शियल पेमेंट ले ली, आपने अपने कंपटीशन को भी तो डिस्करेज किया ना। आपने एक कम प्राइस बताई और जो बंदा हाजिर गाड़ी दे रहा था आपने उससे कम प्राइस बता के, अनरियलिस्टिक प्राइस देके बुकिंग होल्ड कर ली। तो ये अनफेयर मार्केट प्रैक्टिस, कंपैरेटिवनेस के पर तो मेरा ख्याल है ये कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आना चाहिए। ये अनफेयर मार्केट प्रैक्टिस मैं ऐसे समझूंगा, CCOP के अंडर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और उस पर एक्शन अगर ले सकता है कोई इदारा तो वो CCP ले सकता है। हाउएवर मैं आपसे एग्री करता हूँ। देखें, एक तो प्रेडिक्टेबल मार्केट दोनों के लिए बेहतर होगी, गवर्नमेंट के लिए, कस्टमर के लिए और कंपनी सबके लिए। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त प्रेडिक्टेबल सिनेरियो है नहीं। हमारे ऊपर भी एक प्रेशर आता है, वो ये होता है कि आप एज ए कस्टमर अगर मुझे जानते हैं, वो आप कहेंगे जी कि हमने ये गाड़ी बुक कराई है, काइंडली कंपनी को कहें ये जल्दी दे दें। मैं पूरा दिन ही मुझे आती रहती फरमाइश। अगर प्रेडिक्टेबिलिटी होगी, प्राइस चेंज नहीं होगी, तो किसी को क्या पड़ी है कि 20 दिन बाद ले लेगा, 15 दिन बाद ले। नहीं सर, अभी तो एक सिनेरियो मार्केट में ये है, मैं आपसे पहले भी डिस्कस करता कि जो डीलरशिप पे भी लोग हैं वो आपको ना मौत दिखा के बुखार पे राजी करते हैं। वो आप कहेंगे जी आज ये ले लें, इतने की है, और 10 दिन बाद और हो भी जाती है असल में। एंड यू बेटर ऑफ बाइंग अ कार ऑन अ प्रीमियम। अनफॉर्चुनेटली ऑन की वो वजूहत में से एक बड़ी वजह ये भी है जिसको आप हाईलाइट कर रहे हैं कि कल को अगर बढ़ जानी है तो वो कस्टमर कहता है मैं आज ही पैसे दे दूँ कल को। लेकिन वो अनफॉर्चुनेट इसलिए है कि उसमें जो टैक्स है, इसका जो इम्पैक्ट है डॉलर का, रॉ मटेरियल का, शिपमेंट का, ये पड़ा है। अब आ जाते हैं टैक्सेस पे। टैक्सेस हमने इस दफ़ा गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की कि आप ज़्यादा ना बढ़ाएं, सवाए CVT के उन्होंने कुछ भी नहीं बढ़ाया टफ़ कंडीशन में भी ऑटो पे। उसकी हमने रीज़न्स ये दिए कि प्राइसेस बढ़ेंगी, डिमांड कम हो जाएगी, मार्केट डिस्टर्ब हो जाएगी, पॉलिसी आपने दी है उससे कंप्लाई करें।
तो लकीली हमसे तो एग्री किया है गवर्नमेंट ने और इस दफ़ा चेंज नहीं किया, एक्सेप्ट फॉर CVT 1%। जो कवर्ड नहीं है पॉलिसी में, और वो गवर्नमेंट शायद जिस वक्त हालात ठीक हों वो वापस। सच है, मैं दूसरी साइड पे आया था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर, और वो जो कंपनी आई हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 16 में पॉलिसी दी, फिर 21 में आई, फिर 21 में बहुत शोर हुआ कि हम EV करना चाहते हैं, वी गोइंग टू बी अ ग्रीन नेशन। आपको नहीं लगता कि और फिर उसके बाद आप पिछले साल दिसंबर में स्टेट बैंक ने डिसाइड किया कि नहीं जी हम बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहे हैं, 30 लाख से ऊपर की फाइनेंसिंग नहीं मिलेगी। पहले मुझे याद है जून जुलाई में सबने ढोल बजाए, मैं जमाली साहब हम बड़े खुश थे कि जी बड़ी अच्छी पॉलिसी आई है, गवर्नमेंट ने कहा 10 लाख से गाड़ी बुक हो जाएगी और गरीब आदमी को गाड़ी मिलेगी। तो हर वो बंदा जिसको आप लोगों ने ट्रैक किया था एज इन्वेस्टर कि आओ जी पाकिस्तान में ये पॉलिसी हैं, तो जब ये पॉलिसियाँ इतनी चेंज होती हैं, और जिस तरह आपने SRO का बोला था, मैं तो कहता हूँ वी आर एन SRO स्टेट, जिसका जो दिल करता है वो हर रोज़ एक पॉलिसी निकाल देता है। आजकल एक बड़ा मसला चल रहा है ऑटो इंडस्ट्री का, हम हर रोज़ अखबारों में भी पढ़ते हैं, हम भी बताते आ रहे हैं, टोयोटा ने भी एक सर्कुलर इशू किया कि जी हमारी LC'याँ रुकी हुई हैं। तो ऐसे मौके पे फिर उनको एक बहाना मिल जाता है कि जी हम तो बड़े मजलूम हैं, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। LCs आज भी हम स्टेट बैंक वेरी काइंड ऑफ देम, उन्होंने हमारी सुनी, हमने यही कहा उन्हें, देखें सुनील साहब आप ऑटो के एक्सपर्ट हैं, आज आप किसी भी अपनी मजबूरी की वजह से, जो बेशक मजबूरी हो लेकिन जायज़ होगी मजबूरी, लेकिन अगर आप एक ऑटो सेक्टर को बिठा देंगे, उस पर इम्पैक्ट आ जाएगा बुरा, वो बैठ जाएगा, तो आपको कल आपको 6 महीने बाद या 12 महीने बाद आपने बेल आउट पैकेज देना है। अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट की जेब से जाना है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे उससे बेहतर है कि आप अभी से ही कोई ऐसा ना करें कि ये चलता रहे तो बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही। दूसरी तरफ आपने इंपोर्ट को बैन किया है, वो ज़्यादा नुकसानदेह है, उसका इनको फ़ायदा होना चाहिए था। एट द सेम टाइम उनका मसला ये है कि हम Kybor+3 भी दें और कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में कैसे दें। डिमांड हमारी ज़्यादा है, बुकिंग बंद करते हैं तो गवर्नमेंट कहती है आप क्यों बुकिंग बंद कर रहे हैं, और पूछते हैं आप हमसे कि बुकिंग आपकी बंद क्यों है। Kybor+3 हम नहीं देते अगर, या इस पे देते हैं तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी हर्ट होती है। 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे जाते हैं तो हमारी कॉस्ट बढ़ती है पर यूनिट। दूसरा अगर ये देखें टैक्सेस का पोर्शन, उस पे भी आ जाते हैं कि आपने देखा होगा, वो आप कहते हैं जी दुबई में गाड़ी सस्ती है, इधर महंगी है। एक जो ऑटो सेक्टर वाले कहते हैं कि हमारा 32 से लेके 42% तक का टैक्स का पोर्शन है, ये थाईलैंड में बहुत कम है, इंडिया में रिलेटिवली कम है। इंडिया में छोटी गाड़ी में होंगे वॉल्यूम, छोटी गाड़ी उनकी जहाँ 10 लाख बनती है हमारी लाख बनती है, उस पर उन्होंने सारा कुछ लोकलाइज किया हुआ है। उसकी प्राइस जो है वो कम्पेटिटिव पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन बड़ी गाड़ियों में कम्पेटिटिव है। ठीक है। नेट ऑफ टैक्सेस, अगर टैक्सेस आप हटा लें, अब ऐसा है कि टैक्सेस में मेरा ये ख्याल है कि ये रेवेन्यू जनरेशन मेजर तो होता नहीं है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट है 1:3। हाँ जी, नीचे वेंडर आएगा एक गाड़ी के साथ, कितने लोग इससे मिलेगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, बंदे होंगे, टेक्नोलॉजीज आएंगी, इन्वेस्टमेंट आएगी। तो वो इसको हम अनफॉर्चुनेटली ऐसे देखते हैं। आपने EV का सवाल किया, EV में हमारी लास्ट गवर्नमेंट में पॉलिसी थी कि जी हमने EV को प्रमोट करना है। 11 नए मोटरसाइकिल, और आजकल की फ्यूल प्राइसेस पे आप देखें तो वो कामयाब भी हो जाएंगे। बहुत से लोग स्कूटी में आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटी आपने देखी होगी। 3 व्हीलर में हम आते हैं तो जो सबसे बड़ी कंपनी, वो सबसे बड़ी शिकायत ये करती है कि 3 व्हीलर को रजिस्टर नहीं किया जा रहा। ऐसा ही है। अब हमारे लॉज CC पे हैं, बारहा देखा गया, तो हम मानते हैं कि ये कमज़ोरी जिसकी भी है गवर्नमेंट की है, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या कोई भी है। हमने तो एक जगह ये भी कहा था पॉलिसी में कि उसकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं होनी चाहिए, उसको कोई स्पेशल प्लेट इशू कर दें। हाउएवर सूबों ने ये कहा कि हम कुछ ना कुछ पैसे लेंगे, उनका फाइन ले लें। किसी ने कहा मैं 75% दूंगा, किसी ने कहा मैं 95% माफ़ करूंगा, किसी ने कहा 75 कर लूँगा। 2 सूबों ने किया है, पंजाब ने और सिंध ने, फिर भी एग्रीड। लेकिन आप रजिस्टर तो करें, 2 व्हीलर को कर रहे हैं। 3 व्हीलर, अब देखें ना, एक स्टेट में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आपने रिक्शा बनाना है, क्या आप उसको पंजाब के लिए बनाएंगे? तो आपने तो पूरे पाकिस्तान के लिए बनाना है। तो रजिस्टर हर जगह पे होना चाहिए या नहीं? बड़ी गाड़ियों में मैं आपसे पूछ लूँ सर, ये कई ऐसे पाकिस्तान में 3 व्हीलर रिक्शे हैं जिनमें अभी आजकल जो है सीजन चल रहा है, आप देखते हैं कि जानवर भी जाते हैं, ये भी जाते हैं। हर सूबे में उसका फ़र्क रूल है। सरकार, और मैं जिस तरह देखता हूँ, मैं कहता हूँ सरकार ने शोरूम पे खड़ी है, इस पर GST लिया होगा, सारा कुछ लिया है, तो रजिस्टर क्यों नहीं करते? आई नो ऑफ पीपल बेचारे जो मजदूरी कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, वो डेली का 500 रुपये चलान दे देते हैं कि ये रजिस्टर नहीं हो रही, हम चला लेंगे। जी, ऐसा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं खुद कहता हूँ एज ए गवर्नमेंट में एडमिट करता हूँ, लेकिन हम 12 लिख चुके हैं। उस पर जो हमारे
75 के कोई रूल्स हैं या मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है जो पुराना है बहुत, सर हम 90 से कब निकलेंगे? उसमें अभी अगर सीसीज नहीं है, ईवी आ गई है, तो ईवी को किस बेस पे करना है, मोटर पे रजिस्टर कर लें, कर भी रहे हैं, तो खुदारा हम तो यही कहते हैं कि यार इसको एक्सपेडाइट होना चाहिए। मैं तो अपनी आपको कमज़ोरी बता रहा हूँ। एक कमजोरी ये है, दूसरी कमजोरी ये है सर, जिस हम बात करें कंसिस्टेंट पॉलिसी, ईवी हलाल, ईवी हराम, ईवी हलाल, ईवी हराम, 10%, 15%, 25%, 20%, आरडी बैन। अब तो देखें पाकिस्तान में अभी तो ईवी का कोई प्लान नहीं है जी, अभी नहीं तक नहीं है। पिछले साल तक हमारे मुल्क में जो हमें फजाइल बताए जाते थे उसके मुताबिक ईवी गोली खाने से और ईवी गाड़ी चलाने से आप दुनिया के अच्छे तरीन आदमी थे। मैं बनना चाहता हूँ अच्छा आदमी जी, आप बनने नहीं दे रहे, आप कह रहे हैं नहीं आ सकते। हमने जो ऑटो पॉलिसी नहीं दी उसमें ये नहीं कहा कि ईवी को अपनी जगह बेनिफिट दिए, हाइब्रिड को अपनी जगह दिए, हाइब्रिड के अपने फ़ायदे होंगे, ईवी के अपने, हमने हाइड्रोजन फ्यूल सेल के लिए भी रखे हैं, कोई अगर आ जाए तो उसको भी होना चाहिए। हमने न्यू टेक्नोलॉजीज़ पॉलिसी इसका नाम पहले रखा था। हम किसी टेक्नोलॉजी को बैन ईडीबी ने नहीं किया, नहीं वो मैं एग्री कर रहा हूँ ने किया है। सर देखें, अब अगर आप अपनी ईवी पॉलिसी देख लें जो अभी फिलहाल तो चले बैन है, जब गाड़ी इंपोर्ट होने की पॉलिसी बनी थी मुझे अच्छी तरह याद है, मैं वाहिद आदमी था जिसने बोला था कि भाई आप ईवीज ई ट्रॉन के ऊपर फ़ायदा क्यों दे रहे हैं, आप एक सर्टन 60 के जो है ना किलोवाट से ऊपर पे फ़ायदा मत दें। जी, रॉबिनहुड मॉडल ले हैं, उनसे पैसे लें और गरीबों की गाड़ी सस्ती करें। लेकिन जब मैं लोकलाइजेशन की पॉलिसी पढ़ता हूँ उससे एग्जैक्ट उल्टी है। नहीं, वो आप डिस्करेज कर रहे हैं बड़ी बनाने वाले को, आप कह रहे हैं ईवी बाहर से ले आओ और छोटी बनाने वाला जो है सर बना ले। तो इस तरह तो पाकिस्तान में मॉडर्नाइजेशन कैसे होगी? ईवी पे 50 kVh से नीचे की जो बैटरी पैक है, 50 से नीचे वाला, वो फेयरली लार्ज गाड़ी होती है। अगर आप उसको किसी गाड़ी एक का नाम लें तो MG की जो ZS है वो 44.5 में, पुरानी वाली है 50 समथिंग, नई वाली जी 52 भी हैं आपके ये आ रही हैं, चले उसका लेवल 55 कर दिया जाए। 55 जो आपने 60 बोला, 60 से नीचे उस पे इनपुट स्टेज पे सेल टैक्स 0 है, सेल स्टेज पे 1 है। ऊपर वाले पे क्यों नहीं है सर? मैं तो कह रहा हूँ देखें इलेक्ट्रिक तो रेवोल्यूशन तब आएगा जब रेंज ज़्यादा वाली गाड़ी आएगी। इंपोर्ट पे आप कहते हैं सब हलाल है, ई-ट्रॉन वाला भी जो है 4 करोड़ वाली गाड़ी 1.5 में ले आए। एंड मैं आपको ये नंबर से बता सकता हूँ कि आप अगर इलेक्ट्रिक के नंबर निकाल के देख लें तो 800 के करीब ईवी आई, 850 से भी ज़्यादा, ठीक है जी, 190 के करीब ZS आई। ये मॉडल प्रूव करता है कि पाकिस्तान में लोगों ने इलेक्ट्रिक की वजह से नहीं ली, इसलिए ली कि वो 6 करोड़ की गाड़ी 1.5 में मिल रही थी और MG की जो गाड़ी है वो 65 लाख में मिलती थी, लोग कहते थे 45 में पेट्रोल वाली ले लो। तो इस तरह तो ईवी रेवोल्यूशन नहीं आएगा जी। वो कंसोलिडेटेड होनी चाहिए थे। ईवी की पेनिट्रेशन तो वर्ल्ड में भी 2% है, लेकिन उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम वो पॉलिसी बनाए कि जो हैपैज़र्ड टाइप की हो। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि कंसिस्टेंट आपकी पॉलिसी हो, फिर मार्केट ने डिसाइड करना है। लेकिन एक और चीज़ भी उसमें है, इंफ्रास्ट्रक्चर। चार्जिंग यूनिट कितने का होगा, आप गाड़ी चला रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, तो मैंने तो ये देखना ना एंड ऑफ द डे मुझे आज कितना खर्चा हुआ। अगर मैं पेट्रोल गाड़ी पे जाता तो मेरी बचत क्या थी। जैसे मोटरसाइकिल में है वो घर पे चार्ज कर लेता है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर में बिजली के रेट, इस इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने में मशीनरी का हमने तो चले जो कुछ करना था, हमने कुछ रेट ऑफ ड्यूटी 1% कर दिया, कुछ 0 FBR के साथ मिल के। अब ये लगाने किसने है, उसको इंसेंटिवाइज किसने करना है, ये कुछ और मिनिस्ट्रीज में इन्वॉल्व हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है, उनका डू यू थिंक पाकिस्तान में ईवीज चलेंगी? ईवीज़ अगर यही हमारे हालात रहे तो आई डोंट सी एनी ब्राइट फ्यूचर। अभी तक मेरे पास तो मेरा डेस्क जो है या मेरा ऑफिस जो है वो एप्लीकेशन से आपको बता सकता है कि 4 व्हीलर की आज तक किसी ने एप्लीकेशन हमें नहीं दी, किसी पार्टी ने 4 व्हील ईवी की नहीं दी। ईवी की नहीं दी। 11 हम तो चलाएंगे तो ट्विटर पर फेसबुक पर बड़ी लग रही है कि ये आ रहा है वो आ रहा है जी। वो आपको भी मैं पाक व्हील अगेन वो डिसेप्टिव मार्केटिंग में चला जाएगा। आपको मैं पाक व्हील पे फॉलो करता हूँ, आपके उस पर हर रोज़ एक ईवी लॉन्च हो रही होती है, गाड़ी ये आ गई, गाड़ी वो आ गई, जो आएगी तो वो जो हमारे पास आएगी। ऐसा नहीं है, मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि हमारे पास कोई ऐसी चीज़, कोई बिजनेस प्लान, कोई फॉर्मल एप्लीकेशन 4 व्हीलर ईवी की एज ऑफ टुडे नहीं आई। और जब आपके पास एप्लीकेशन लैंड कर जाती है तो वो अंदाजन कितना टाइम लगता है उसमें? देखिए, अगर उसके जो आपने पहले सवाल किया था कि मैं रोकता नहीं है हमारी वैसे, उसके डॉक्यूमेंट्स अगर पूरे हैं तो 1 मंथ। बट अभी उसमें अगर सोचा ही नहीं है, अप्लाई नहीं किया, फिर 1 मंथ तो कब शुरू होना? नहीं, देखें, अगर मोटरसाइकिल वाला आता है, उसने एक प्लांट लगाया, उसमें 3-4 SRO 656 है, ये अच्छा SRO है कि हर एक को नहीं इजाज़त। जो कोई इन्वेस्टमेंट करे पाकिस्तान में, इन्वेस्टमेंट करेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी देगा। बिल्कुल ऐसी 656 में आपके पास होना क्या चाहिए, मोटा मोटा जी पेंट शॉप होनी चाहिए कि अगर आपने पेंट शॉप भी नहीं होनी चाहिए।
जी, और पुरानी हो तो उसमें बड़े मसाइल है। असेंबली लाइन होनी चाहिए, टेस्टिंग इक्विपमेंट होना चाहिए, सेफ्टी टेस्टिंग, लाइट का टेस्ट, ठीक है। टर्निंग रेडियस, ब्रेक, ये तो होना चाहिए ना। सही है। ये हो गया। उसके बाद आपका एक स्टोर रूम होना चाहिए, उसके बाद आपका जो भी CKD स्टोरेज है वो होनी चाहिए, ये 5-6 चीज़ें हैं जो ठीक है। prerequisite। उसको देख के जब वो पूरी कर लेता है और हमें उसका NTN STN रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो किसी लोकल कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं। अब उसको दिए बगैर तो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आप एक इंसेंटिव दे रहे होते हैं गवर्नमेंट का। वो जब इंश्योर कर लेता है तो फिर कुछ एक टेक्निकल टीम है हमारी जो विज़िट करती है विद अदर डिपार्टमेंट, जैसे कुछ प्रोविंशियल क्वालिटी के और ये सारे। जी, वो सारे जाके देखते हैं कि ये प्लान ठीक है। ठीक है सर। देन हमारे यहाँ से उसका अप्रूवल होता है, फिर वो अपलोड होती है VBOX सिस्टम पे, समझ गया। CKD वो मंगा सकता है। अगर वो पूरा कर दे, मैं ये कह रहा हूँ कि वो डेटा तब पूरा तक नहीं हो, तब तक CKD नहीं मंगा सकता। जब तक वो कंप्लाइंट नहीं होगा, उसकी अप्रूवल नहीं होगी, CKD नहीं मंगा सकता। MG कैसे मंगा दे 600 गाड़ी? MG ने तो CKD 600 गाड़ियों की नहीं, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। MG को ग्रीनफील्ड मिला, MG ने एक एग्रीमेंट किया गवर्नमेंट के साथ, हम प्लांट लगाएंगे। इन बिटवीन RD बढ़ी, इंपोर्ट को डिस्करेज किया गया, वो फिर भी चलते रहे इंपोर्ट पे, आपसे बेहतर कौन जानता। सही है। उसके बाद उन्होंने कुछ देवर एंटिसिपेटिंग कोई अप्रूवल मिल जाएगा, वो नहीं मिला, कोर्ट में भी गए, कोर्ट ने डिसाइड किया कि ED भी देख ले। अब 672 के करीब उनकी किट थी जो पोर्ट पे थी। उसके 2 तरीके थे, या तो उसको ज़ाया कर दें क्योंकि न्यू एंट्रेंट लाया, या उसको कोर्ट ने कहा कि जी आप कोई प्रीवियस प्रेसिडेंट, अगर आपने इंडस्ट्री को, नॉट टू द ऑटो इंडस्ट्री को कोई आप देते हैं तो हम तो देते हैं, क्योंकि बॉयलर आ जाता है, उसकी डिटर्मिनेशन कि ये लोकल बनता है या नहीं बनता वो बाद में होती है। एडिशनल ड्यूटी के चेक ले लिए जाते हैं, समझ गया, और उसको क्लियर कर देते हैं। सही है। MG के साथ भी यही हुआ कि 672 आया, वो पोर्ट पे रहे या उनको इजाज़त दी थी। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने या EDB ने उनको इजाज़त दी कि आप ये रख लें, लेकिन वो सेल नहीं कर सकते जब तक आपके एतराज़ात नहीं रहेंगे। सेल भी कर लें लेकिन वो रजिस्टर नहीं होगी। रजिस्टर तब सेल भी नहीं करेंगे। वाई ऑब्वियसली वो सेल नहीं करेंगे। सो अभी तक उनके पास लाइसेंस नहीं है CKD? लाइसेंस उनके पास एज ऑफ टुडे व्हेन वी आर टॉकिंग उनके पास नहीं है। उसकी प्री रिक्विजिट्स जो हाँ जी, हमने उनसे इंटरव्यू लिया, उन्होंने बताया कि उन्होंने कोई पूरे करने हैं, कोई इतराज़ थे, EDB की ऑब्जर्वेशन थी, जो उनका ख्याल है कि वो अक्टूबर सितंबर तक कर लेंगे, तो फिर उसके बाद जी अगर वो उसके बाद आते हैं तो मोस्ट वेलकम। हम तो ओपन है, मीन्स हम तो चाहते हैं कि जी कंपटीशन आए। हमने ग्रीन फील्ड दिया, हम अपने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को ऑन करते हैं। हम चाहते हैं कि MG एक अच्छा ब्रांड है, वो आए, उसकी फ़ीचर्स, उसकी क्वालिटी आपको बेहतर पता होगा हमसे। सर अंदर की खबर आप दे दें, अब ये बता दें कि पाकिस्तान में और कौन कौन से ऑटो मैन्युफैक्चरर हमें अगले 2-3 साल में नजर आएंगे? अक्सर बातें होती हैं वॉक्सवैगन की। जी वॉक्सवैगन का प्लांट मैंने विज़िट किया है, कंस्ट्रक्शन बड़ी तेज़ है वहाँ पे। सही है। एक डिसीजन जो उन्होंने 2 मॉडल्स लाने थे वो इंटरनेशनली डिसकंटिन्यू हो गए। स्कूडा लेके आ रहे थे मेरा ख्याल। जी उन्होंने पहले जो 2 गाड़ियाँ थी, एक वैन थी और एक डबल केबन थी, ठीक है, सही है, वो डिसकंटिन्यू हुई है। उसके बजाय उन्होंने कुछ 2 नए, एक स्कोडा का, एक वॉक्सवैगन का कोई SUVs हैं या मिनी SUVs हैं, वो लाने की कोशिश करेंगे शुरू में। ठीक है। दे वांट कि हमारा वो जो स्टेटस है उसको इंटैक्ट रखा जाए। ग्रीन फील्ड तो इंटैक्ट है, तो इस पर बेनिफिट हमें उन 2 की बजाय इन पे दिया जाए। ठीक है। हाँ, जो डिसकंटिन्यू हो गए, बिजनेस प्लान को चेंज करने की बात है, उसमें BOI है, हम हैं, कुछ इदारे हैं, वो हमने AIDC में या किसी ऑटो इंडस्ट्री। तो अगले 2 साल में पाकिस्तानी मार्केट में वॉक्सवैगन आ जाएगी? अगर आएगी तो 26 पे कैप है, जो 26 के बाद या 23 के बाद इन दोनों के अलावा जो भी मॉडल वो लाएंगे वो लॉ ऑफ लैंड पे लाएंगे। तो वॉक्सवैगन जो इंटरनली आपने पूछा, तो उनकी वो एक प्रोग्रेसिव कंपनी है, बड़ी कंपनी है, लोकल मैनेजमेंट भी चाहेगी कि बिज़नेस अच्छा हो। EVs की तरफ उनका रुझान चला गया है वॉक्सवैगन का, इंटरनेशनल न्यूज़ में हमने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। तो जब EVs आएंगी तो मैं देखता हूँ कि बड़ी एक वो कंपनी है। दूसरी MG एग्रेसिव है, सब कुछ है, लेकिन जो प्री रिक्विजिट्स हैं इंडिपेंडेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की थी। उनका एक सिस्टर प्लांट भी है फोरलैंड में। हाँ जी। फोरलैंड ट्रक्स बना रहा है, वो अब 2nd नंबर पे LCVs में। समझिए, दे आर गुड इन्वेस्टर्स। सम हाउ वी वांट कि जो एक्सपोर्ट्स वगैरह की तरफ भी शायद आना चाह रहे हैं। कंप्लाइंस हो तो गवर्नमेंट को क्या एतराज़ है? हाँ ऑब्वियसली वो तो रेवेन्यू भी होगा और जॉब क्रिएशन भी होगी, और उनकी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट भी मौजूद है जो उन्होंने कर लिया ऑलरेडी। तो इसका मतलब है देयर है टू स्टे। जी मेरे ख्याल में द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दे हैव डन, आई थिंक CMM वगैरह
कुछ उन्होंने लगा ली हैं जो रिक्वायरमेंट नहीं भी हैं शायद SRO की, सही है, वो अपनी क्वालिटी के लिए आप जानते हैं कि वो बिल्कुल लगाती हैं कंपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट, या उनके पास एडास का चेकअप, एडास हाँ जी बिल्कुल, की सेटिंग भी हमने सारा उनका प्लांट विजिट किया है। जी आपने किया होगा। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप ये देखें कि आप मुझे बता दें कि इतनी इन्वेस्टमेंट के बगैर बाद उनको नहीं आना चाहिए, मेरे ख्याल में नहीं आना चाहिए। मैं तो देखें हमेशा प्रो इंडस्ट्री, और आपने जो इस तरह बताया कि किट्स का भी मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा फैसला था, बजाय इसके हमारे मुल्क में पहले ये किया गया जी पहले प्लाजे बनने दो फिर उसको तोड़ दो। मैं तो वो कहता हूँ हमारी इकोनॉमी का पैसा ज़ाया हो रहा है, उसको फाइन कर दें या उसको लेटर उसमें ले आए, बट पुट देम इन सिस्टम वाली बात है। एक वॉक्सवैगन सर और कोई वॉक्सवैगन और MG अवेटेड है। बाकी हमारे पास बसेस में आप उस तरफ नहीं आते जो पब्लिक और कस्टमर की बात करते हैं। नहीं मैं सर आता हूँ, हमने CPEC पे ट्रक्स वगैरह में शेकमैन सही है, लाए, ब्लू वेल भी सुना था, अरे साइनो ट्रक आया है। ठीक है सर। उसके बाद हमारे पास बसेस में 4 लोग हैं। एक फोरलैंड है जो बसेस में मीन्स उन्होंने कुछ इंपोर्ट्स किए हैं, कुछ वो बनाएंगे प्लांट भी। एक अनाज ऑटोमोटिव है जो फॉ वाले थे, इन्होंने एक नई प्रोटॉन भी जिनकी है, जोंगटंग ची प्रोटॉन भी जिनकी, इनका इंडिपेंडेंट प्लांट है। इसके अलावा 2 और कंपनीज हैं, सनलॉन्ग मियाँवाली में एक लगी है खालिद एंड खालिद, और एक हाइगर फीडमिक में लग रहा है प्लांट जो यूनिवर्सल मोटर्स के साथ। तो यानी कमर्शियल स्पेस में काफ़ी हैं। और अगर 3 व्हीलर की बात करें, क्योंकि मैं अगेन देखिए तो मेरा ख्याल ये कि कमर्शियल और ये बड़ी गाड़ी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के लोग जो हैं वो 2 व्हीलर्स मोटरसाइकिल या 3 व्हीलर वगैरह पर चलते हैं, उसमें भी आपको लगता है कि कोई फ्यूचर में कुछ आएगा? बिकॉज इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ख्याल है मेरी और आपकी जितनी उम्र है, अगर हम दोनों कराएं तो आज तक जो मोटरसाइकिलें आ रही हैं वही टेक्नोलॉजी, जबकि अगर हम इंडिया में देखते हैं तो देयर इज हेल ऑफ डिफरेंस। अच्छा रेफर किया आपने, मैं भूल गया था उसको। कि मोटरसाइकिल में और ट्रैक्टर में हमने जो पॉलिसी दी है वो ये दी कि जो पाकिस्तान में एक सर्टन कैटेगरी के फ़र्ज़ करें ट्रैक्टर्स बन रहे हैं, एक हॉर्स पावर 50 से 85 से बन रहे हैं, उसमें 85 से अबव या 50 या 45 से बिलो के ट्रैक्टर्स, छोटे ट्रैक्टर्स में अगर कोई आएगा तो टैरिफ रेट डिफरेंट है। इसी तरह से हम जो मोटरसाइकिल बना रहे हैं शायद बाहर की मार्केट में वो एक्सपोर्ट कई जगहों पे तो हो रहा है, लिमिटेड है, लेकिन अगर हम नई शेप का बनाएंगे, नई टेक्नोलॉजी का, तो उस पर भी इंसेंटिव दिया गया है लोकल बनाने के लिए। ठीक है, ऑल दो एक्सपोर्ट में तो जितने टैक्सेस हैं वो वेव ऑफ हो जाते हैं, लेकिन जो चीज़ नॉर्मली देखा गया कि एक मार्केट में बन रही होती है उसको एक्सपोर्ट प्लस लोकल दोनों चाहिए होता है। तो इसको लोकल मार्केट के लिए भी इंसेंटिवाइज किया गया कि नई शेप सर्टन सीसी से 125 सीसी तक बन रहे थे, उससे ऊपर को इंसेंटिवाइज किया गया। ठीक है। इसी तरह छोटी गाड़ी में हमने जो नई, और मोटरसाइकिल में भी सॉरी नीचे वाले पे किया, देखें 70 से नीचे अगर कोई लिया है 40 भी को देखें पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही हैं, एज इकोनॉमी फ्यूल सेविंग पे जाना चाहिए। मोटरसाइकिल में अबव साइड पे था, लेकिन न्यू टेक्नोलॉजी में शायद कैटर हो जाए, मीन्स अगर आता है कि उसकी टेक्नोलॉजी क्या है उसको देखा जा सकता है, वो पॉलिसी ओपन है, कोई इंसेंटिव गवर्नमेंट ने देना है ठीक तो न्यू टेक्नोलॉजीज़। अच्छा सर, एक और मेरे जहन में चीज़ आती है जो मुझे लगता है कि हमारी इकोनॉमी में, एक तो वी आर सप्लाई कंस्ट्रेंट इकोनॉमी, एक्सेस डिमांड है, ठीक है। ये कैसा है कि मैं एग्जांपल देता हूँ एक आम आदमी के लिए कि एक ऐसी दुकान है जो मैं खोलता हूँ और मेरे 8 महीने के गाहक बाहर खड़े हैं, तो मुझे तो कुछ चाहिए नहीं। तो हमारी ऑटो इंडस्ट्री अगर आप देखें, बारिंग नन, हर गाड़ी की 6-6, 8-8 महीने बुकिंग है। लेकिन मैं फिर परेशान ही होता हूँ जब मैं 2016 के सेल्स फिगर देखता हूँ, 3 मैन्युफैक्चर थे 2 लाख यूनिट, आज 11-12 हैं, आज भी 2 लाख यूनिट। तो ये कैपेसिटी जो इन्होंने लगाई थी, जो इन्होंने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी थी और हमारे मुल्क को फ़ायदा देना था, तो मुझे ये लगता है कहीं, क्योंकि मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि कोविड-19 दुनिया में कई लोगों के लिए अच्छा रहा है, कई के लिए बुरा रहा है। तो ऑटो इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ बेनिफिशरीज। उन्होंने देखा है कि यार सप्लाई कंस्ट्रेंट कर दो, एक्सेस डिमांड रहेगी, जब एक्सेस डिमांड रहेगी तो मार्केट में ऑन चलेंगे, डीलर खुश रहेगा, मैं खुश, आप खुश, सारे खुश। ये पहले तो पिछले साल 2,16,000 गाड़ियाँ बनी थी। इस साल जो फाइनेंशियल क्लोज अभी हमारे पास फिगर्स जून की नहीं आई, लेकिन जुलाई के मई के एंड तक 2,84,000 था। 216 के अगेंस्ट 284, तो 2 वाली फिगर 3+ पे चलेगी। लेकिन यहाँ मैं आपसे एग्री करूँगा कि जी अगला साल जब आप सप्लाई को, LCs को कम कर देंगे और इंटरनेशनल सिनेरियो भी को बहुत अच्छा नहीं होगा, चिप शॉर्टेज भी होगी, तो वहाँ पे फिर आपका नंबर तो नहीं बढ़ेगा, फिर नंबर यही रहेगा। लेकिन मैं आपको असल बता देता हूँ, जो न्यू एंट्रेंट्स हमारे आए वो सही मानों में किया ज़रा पहले आया 2018-19 में। सही है। Hyundai ने पिछले महीने गालबन अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को 15,000 से 30 किया है। ऑल द प्रॉब्लम्स दे हैव फेस्ड, चिप शॉर्टेज, उन्होंने डबल की अपनी कैपेसिटी। बीइंग इन फैसलाबाद थोड़ा सा उनको डिसएडवांटेज था, वो साइड पे थे, ये उनका अपना डिसीजन था। हाउएवर उन्होंने डबल कर ली, वो मार्केट में आ रही हैं अब गाड़ी। तीसरा अगर हम ले लेते हैं मास्टर चांगान को,
उन्होंने भी देखें गाड़ी बनाना इतना आसान नहीं होता, टेस्ट वगैरह ओशान अब थोड़ी आना शुरू हुई है। आल्सविन में भी उनका जो उन्होंने प्लान किया होगा उसके 4-6 महीने बाद आई होगी। सही है। आप प्रोटॉन पे आ जाए, सीकेडी का प्रॉब्लम, सागा आ गई, प्रोटॉन अभी मई में ही शुरू हुई थी, अब उसने आना है। हवाल आ जाए तो इस पे हवाल के भी 4 से 6 महीने लेट हो जा रहे हैं वो लोग, हालांकि वो छोटी कंपनी है, टेक्निकली वेरी साउंड। उन्होंने बाइक जीप में कुछ मॉडल्स किए थे, अब वो सिर्फ बाइक की सिर्फ जीप में ही रह गए हैं 2000 सीसी में, और बाकी उन्होंने हवाल के साथ किया है जो वो वर्कआउट कर रहे हैं। प्लांट उनका लगा हुआ है, इंजीनियर्स उनके आ रहे हैं, तो उनका टाइम थोड़ा सा लग रहा है। मेरा कहने का ये मतलब है कि जो कैपेसिटी क्रिएट हुई, ये पहले अगर 2.5 लाख या 2,70,000 थी, वो बढ़ के आप 4,50,000 पे चली गई। डिमांड हमारी थी 3 लाख के अराउंड, 50,000 की एक एवरेज डिमांड लगा लें, 350 इंपोर्ट की वजह से, इंपोर्ट बैन होने की वजह से। तो ये डिमांड तो हमारी है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, या आप पर 1000 व्हीकल के हिसाब से निकाल लें, वो तो है। इंपोर्ट आपने बंद कर दी, ये डिमांड एग्जिस्ट कर दी, अब आपने कर्टेल कर दी उनको बनाने की कैपेसिटी। वो तो सर 1 महीने की बात है। नहीं सर, एक की नहीं है। ये एलसीआर ये मई में रुकी हैं, अगले महीने में भी यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर उससे बढ़ेगा, फिर शायद 3-4 महीने की डिसरप्शन है। बट लॉन्ग टर्म में मेरा सवाल ये है कि आने 1-2 सालों में जहाँ से देखता हूँ, मैं लोगों को कहता हूँ कि जब ये कैपेसिटी ऐड हो जाएगी तो ऑब्वियसली जिसने प्लांट लगाया है वो शॉर्टेज क्रिएट करके डीलर को खुश करने के ऊपर नहीं रहेगा, वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी, आपने कहा 50% से नीचे तो उसको बारे नहीं आएगा प्रोडक्शन में। तो एज अ पाकिस्तानी द गुड न्यूज़ विच आई एक्सपेक्ट एंड आई थिंक यू वुड एग्री विद मी कि 2023-24 में ये जो है ना डिमांड साइड की इशू खत्म हो जाएगी। अगर वॉक्सवैगन आता है, एमजी आता है, तो हो सकता है जो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 5.5 लाख, 5.25 लाख, 5.5 लाख गाड़ी पर एनम की हो जाए। ठीक है, उसको कैपेसिटी से ज़्यादा आप नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स बढ़ा के भी थोड़ा गाड़ियाँ बना लेते हैं। इस दफ़ा डिमांड ज़्यादा थी, जो सुजुकी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 150 है, हमने उसको 160 पे उनको अलाउ किया। मे बी देल बी एंडिंग अप लास्ट में मेरा ख्याल उन्होंने सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बनाई हैं 1 महीने में। जी बिल्कुल, तो उनको यही है कि जो उन्होंने वर्किंग आवर्स बढ़ाए होंगे, कोई बोनसेस मिले होंगे एम्प्लॉयज़ को भी, और कुछ उनका ये अच्छा साइन है, हमने तो अलाउ किया। हम ये कह रहे हैं कि ये मार्केट में अगर डिमांड होगी तो गाड़ी बनाने वाले को गाड़ी बना के बेचने से ही प्रॉफिट होगा। अगर एक कंपनी इस पॉलिसी पे फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली चलती है कि मैं डिले करके गाड़ी दूंगा, तो वो मेरे ख्याल में तो कस्टमर लूज़ करेगी। अगर लॉन्ग टर्म में कंपटीशन, अगर एक चाइनीज़ कंपनी है जो एक गाड़ी दे रही है और एक डिले करेगी, दूसरा रेडी होगा देने के लिए। नहीं, कंपटीशन ऑलवेज ड्राइव मार्केट। सर एक और आखिरी 2-3 सवाल हैं। बहुत ज़्यादा गाड़ी हैं पाकिस्तान में, आपने भी नाम लिए, मैंने भी नाम लिए। नीचे वाले सेगमेंट में 800 से नीचे कोई क्यों नहीं आ सका? क्या सुजुकी बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनाता है? क्या सुजुकी बहुत सस्ती गाड़ी बनाता है? देखिए, मैं तो लोगों से कहता हूँ कि मैं तो इस बात का मानने वाला हूँ कि अगर 660 सीसी गाड़ी लेनी तो सुजुकी ऑल्टो से बेहतर कोई गाड़ी नहीं, लेकिन बाकी कोई क्यों नहीं आ रहा? सुनील साहब, बाकी 2 लोग आए हैं, यूनाइटेड और TFS के, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है आज सुजुकी पे अगर फ़र्ज़ करें 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने वेटिंग पीरियड है, वो रेडीली अवेलेबल है। एक चेरी गाड़ी है और एक DFS की प्रिंस है, यूनाइटेड ब्रावो और प्रिंस, उनका प्रिंस पर्ल है, और उनकी एक और अल्फ़ा भी है यूनाइटेड की। हाँ जी, अल्फ़ा, वो भी ठीक गाड़ी है, लेकिन ये कस्टमर ने उसको अगर नहीं इस तरह से एक्सेप्ट किया तो उनकी वो इतनी सेल नहीं। तो चलिए चाइनीज़ प्लेयर है, बाकी ये कोरियन पेयर या बड़े कोई मैं आता हूँ, बिल्कुल मैं आपका जवाब देता हूँ इस पे। इंटरनेशनली सुजुकी जो है उनका के प्लांट या कुसाई प्लांट जो है, ये जो गाड़ी आप देखते हैं मज़दा, निसान, सब उधर बनती है, कैरल सब उधर बनती है, वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एक उनका फुल ऑटोमेटेड प्लांट है जो 45 सेकंड्स में गाड़ी निकालता है, सब कुछ लोकलाइज। उसका बम्पर, बाकी की चीज़ें जो बाद में फिट होती हैं वो डिफरेंट है, लेकिन जो गाड़ी है वो एक ही है। उनकी एक्सपर्टीज सुजुकी की वर्ल्ड वाइड है। फिएट छोटी गाड़ी बनाता है, लेकिन वो बहुत महंगी है, पाकिस्तान में वो चलेगी नहीं। तो सुजुकी जो पाकिस्तान में बनाता क्यों नहीं सर? वो मतलब देते क्यों नहीं है? मतलब मैं ये आपको बता रहा हूँ, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम कंज्यूमर कोई ऐसा नहीं है जिसको, वो तो बुकिंग के वक्त कह देते हैं कि हम 4 महीने से पहले गाड़ी नहीं देंगे। इस वक्त उनका सुजुकी स्पेसिफिक इशू होगा, मीन जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन में कोई डिस्ट्रप्शन थी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हम अगर उसको दूसरी साइड से देखें, हमने अभी कहा कि उन्होंने मैक्सिमम गाड़ियाँ बनाई, तो वो भी तो कस्टमर को ही दी होंगी ना बना के। हम तो ये कह रहे हैं कि अल्लाह करे कि उनका वॉल्यूम 2 लाख हो, 2.5 लाख हो, प्लांट में कैपेसिटी में एक्सपेंशन करें, क्योंकि अगर हमारी
मार्केट जो है वो स्टेबल रहेगी तो फिर तो वो एक्सपेंशन कोई भी एज अ CEO अगर आप सुजुकी के CEO हो तो आप तो एक्सपेंशन इन हालात में तो नहीं करेंगे जहाँ पे आपको फ्यूचर का नहीं पता। बिल्कुल सही। अच्छा सर, एक और पॉलिसी से बात हो रही थी कि ये आ गया, टैक्स लग गया, CVT लग गया। गाड़ियों में पाकिस्तान में जो इंजन के सीसीज हैं वो भी डिटरमिन आप लोग ही करते हैं कि ये कंपनी ने सबमिट कराया पेपर की मेरी गाड़ी है? हमें तो कंपनी देती है, हमारे पास ना तो उसकी लैब है कोई कि उसकी हमें सर्टन करें कि जिसकी सीसी क्या है। ठीक है, वट एवर इज डिक्लेयर्ड बाय प्रिंसिपल। आई नो कि जिधर आप रेफर कर रहे हैं मान लेते हैं टैक्सेस जो है वो डिफरेंट है, लेकिन इंटरनेशनली वो मॉडल्स के होते हैं कोई कि जी वो कंपनी ने डिक्लेयर किया होता है कि देखिए ना, होंडा सिटी थी वो पहले 1298 होती थी, फिर वही इंजन के साथ वो 1300 समथिंग हो गई। इंजन उन्होंने चेंज किया। और पाकिस्तान में अभी पॉलिसी आई कि 1300 सीसी से ऊपर CVT है, तो कई ऐसी गाड़ी हैं जो 1298 है, उनको तो फायदा हो गया। बट इफ देयर इज नो वे टू डिटरमिन, हम सिर्फ उनकी गुडविल पे जाते हैं जो वो कह रहे हैं। नहीं, जैसे है देखिए, हमें टोयोटा ने अगर 1600 सीसी गाड़ी भी है, 1800 भी वो बनाते थे, 1300 भी बनाते रहे एक ही कॉमन शेल में, उन्होंने हमें सीसीज तो दिए थे इंजन की। बट 1300 को 1298 तो कर सकते हैं। वो 1298 ही जमा हुआ होगा हमारे पास, ये नहीं कि हमारे पास अगर पहले दिन 1300 था या 1301 था तो बाद में उन्होंने कहा 1298 कर ले, वो डे 1 से वो आया। वो वर्ल्ड वाइड मैंने देखा कि वो पॉलिसीज जो भी किसी गाड़ी की उस तरह करते हैं। तो हमारे पास एक और सवाल है इससे रिलेटेड और आता है कि क्रैश टेस्ट फैसिलिटी नहीं है। देखिए, मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि क्रैश टेस्ट फैसिलिटी आप पाकिस्तान में बना लें या आप बाहर ऐसी गाड़ी को अप्रूवल दें जिसका क्रैश टेस्ट पास हो। मैं तो चाहूँगा कि जी हमें क्रैश टेस्ट फैसिलिटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्रैश टेस्ट को डाला है WP29 की रेगुलेशन में। अगर अब आइंदा से जो मॉडल हमारा हो क्रैश टेस्ट पास हो बाहर, उसमें एनकैप देखेंगे, उसकी इक्विवेलेंसी देखेंगे, क्या देखेंगे, कौन सा स्टैंडर्ड देखेंगे? उसकी हम इक्विवेलेंसी देखेंगे। एनकैप रेटिंग तो इंडिया की डिफरेंट है, जापान की डिफरेंट है, इस लेवल पे तो शायद हम ना जा पाएँ, लेकिन एटलीस्ट ये तो देखेंगे कि यार क्रैश टेस्ट पास है या नहीं है। सही है। उसके बाद के जो लेवल्स हैं हम वी एडमिट कि जी एज अ गवर्नमेंट अब इतने ज़्यादा स्ट्रीमलाइन तो है नहीं, हमारे पास इतनी ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स भी नहीं है कि हम ये सारी चीज़ें देखें, लेकिन चले इतने कम भी नहीं है, हमें ही करना पड़ेगा। हम इस वक्त तो थर्ड पार्टी पे जा रहे हैं, तो एटलीस्ट हम मिनिमम कंप्लाइंस तो इंश्योर कर रहे हैं। ठीक है, करना शुरू किया अभी। बिल्कुल। अच्छा सर, आखिरी सवाल, एक तो CBU आती हैं जो कि स्कीम के तहत आती हैं, एक आती हैं जो 0 मीटर आती हैं, जैसे ऑडी है, मर्सिडीज़ है, ये वो, क्या ये दोबारा खुलेंगे? देखिए, किसी चीज़ को आप कब तक बैन कर सकते हैं, ये तो और हम चाहते भी नहीं है। एज ए इंजीनियरिंग बोर्ड हम ये कह रहे हैं कि अगर इम्पोर्टेड गाड़ी पे टैक्सेशन इस वक्त हायर लेवल पे तो बहुत ज़्यादा है, और ऊपर ले जाएं, बैन ना करें। बैन ना करें। हम तो इनफैक्ट उसके उलट कहते हैं, हम कहते हैं कि कंज्यूमर की तरफ जाएं। अगर एक लोकल गाड़ी आपको 7 लाख की बनती है, 14 लाख की बनती है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसका जो इम्पोर्टेड सिमिलर अल्टरनेटिव है वो 14 की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा 17 का होना चाहिए, ताकि इनके ऊपर भी एक तलवार लटकती रहे। हमारे यहाँ ये है कि उसका एक पॉलिटिकल डिसीजन है कि आप हायर रेट ऑफ ड्यूटी वाली जो गाड़ी है वो कौन सी है जिसकी हायर सीसीज है। सही है। हायर सीसीज पे आपकी 100% ड्यूटी है, 90% RD है, 30% FED है, 25% FED है, तो आप उसको ले जाते हैं 230% पे। ठीक है। उसके अगेंस्ट इसका एक फ़ायदा ये है कि लोकल में फ़र्ज़ करें सोनाटा है, उस पर जो अट्रैक्ट हो रही होगी ड्यूटी वो 1025 है एट एन एवरेज सेल टैक्स होगा। अगर आप दूसरी साइड पे देखें, अगर वो उसी सोनाटा को अगर आप इंपोर्ट करें तो उस पर 250% ड्यूटी लगी तो 2 करोड़ में चली जाएगी। सही है। एक आस्पेक्ट कि वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट हो, वहाँ तक तो बेहतर है, लेकिन दूसरा क्योंकि हर एक अल्टरनेटिव मौजूद नहीं है, इम्पोर्टेड गाड़ी अगर छोटी गाड़ी में महंगी होगी तो लोकल असेंबलर को शायद क्वेश्चन मिल जाएगा। है ना सर, अभी भी देखे ना 660 सीसी आप कोई भी इंपोर्ट करते हैं 3 साल पुरानी, वही 25 लाख रुपए की है। तो सुजुकी जो है 9 लाख से शुरू हुई थी, 21 पे चली गई है ऑल्टो। जी इसी तरह, लेकिन उस पर हम ये देखते हैं, देखिए कॉस्ट पे हम आते हैं। कॉस्ट हमारे पास कॉस्ट ये शेयर नहीं करते, ना ही कोई ऐसा है प्रॉफिट पे। हम आपने पहले दिनों बड़ा हमने सुना था गवर्नमेंट ने बुला लिया या पता नहीं किसने बुला लिया, कॉस्ट के फार्मूले लेकर आ जाओ और ये हो जाएगा पब्लिक अकाउंट कमेटी में। उसमें कितनी हकीकत होती है? पब्लिक अकाउंट कमेटी में बुलाया भी जाता है, पूछा भी जाता है, लेकिन कॉस्ट 4 गाड़ियाँ जल्दी डिलीवर हो जाती हैं, फिर बात ख़त्म हो जाती है सर। खैर हमें इसका तो हमें आती है सर कब नहीं है, लेकिन यह है कि वो काफ़ी लेदे होती है उसमें। लेकिन देखिए, मैंने पहले कहा कि आइडियल मार्केट नहीं है, आइडियल सिचुएशन हमने नहीं रखी हुई। आइडियल सिचुएशन हो और एक एनवायरनमेंट आपकी प्रेडिक्टेबिलिटी हो तो फिर आपकी पॉलिसीज़ लॉन्ग टर्म जाती हैं। सही है। आज तक ऑटो में मैं ये कहूँगा कि हमने ऑटो पॉलिसी पिछली ये थोड़ी कोशिश की
जो थोड़ी बेहतरी आपको नज़र आ रही है, मैं ये नहीं कहता कि जी ये 100% नहीं, मैं हमेशा मैं भी आई एम पॉजिटिव पर्सन, मैं ये कहता हूँ कि इंसान को पॉजिटिव साइड देनी चाहिए। तो जहाँ से हम शुरू हुए थे वहाँ से तो काफ़ी आगे आ चुके हैं। जी, हम अगर 80s में चले जाएँ, 90s में चले जाएँ, इवन आप 2016 से पहले में चले जाएँ या 2020 के बाद की बात कर लें, तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ये मुझे लगता है कि बेहतर हो जाएंगे। सर आखिरी सवाल, हम गाड़ियों के प्लास्टिक पार्ट और जो लोकलाइजेशन है वो बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट तो कर लेते हैं, वैल्यू चेन में अगर हम देखें वैल्यू में उतना नहीं करते। या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की अगर बात की जाए तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान की कोई भी गाड़ी ऐसी, करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग, कि आई एम रॉन्ग, कि उसका इंजन पाकिस्तान में बनता हो या टेक्नोलॉजी वाली कोई चीज़। तो क्या आपको नज़र आता है आने वाले कई सालों में कहीं कभी हमारे यहाँ के बच्चे भी ऐसे इंजीनियर होंगे जो कहेंगे जी इस गाड़ी के इंजन हमने पाकिस्तान में बनाया? देखें, दो चीज़ें सुनील साहब, आप वैरायटी बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम पर मॉडल या पर वेरिएंट और कम होगा। सही है। लोकलाइजेशन इंजन की कोई कब करेगा, या तो ये एक्सपोर्ट कर रहे हो किसी को बाहर, एक क्रिटिकल नंबर अचीव करेंगे तो ही होगा। दूसरी तरफ ये है कि आप ईवीज़ पे भी जा रहे हैं, आप हाइब्रिड्स पे भी जाने की बात कर रहे हैं। एज ए स्टूडेंट ऑफ ऑटो मैं ये समझता हूँ कि वैरायटी टू द कस्टमर बेहतर है आप दें, वरना आप एक टाइप की गाड़ी बना के सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर 3 लाख गाड़ी एक ही मॉडल बन रहा हो तो लोकलाइज भी हो जाएगी। सर सुजुकी सारी उम्र मेरान पे सर्वाइव की, वो उस पे उसकी कैन यू लोकलाइजेशन, नेम अनदर कार सुजुकी ने जो कामयाब बनाई है? उसकी अब लोकलाइजेशन ऑल्टो पे ज़्यादा होगी। वो 72% लोकलाइजेशन थी, चाहे चले इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स ही कर लें, लेकिन आज तक उनका फिर 65 पे लेवल आ गया, या मज़ीद कम होगा, इस ऑल्टो में मज़ीद कम बट फिर सर तो मुझे आपकी बात से ये लग रहा है कि नहीं होगा। देखिए, दो चीज़ें हैं ना, कस्टमर भी तो एक है। कस्टमर चाहता है आप उसको नई गाड़ी दें, कस्टमर चाहता है वैरायटी हो। ये भी आप अप्रिशिएट करेंगे कि जब नया मॉडल आता है उसकी मैं आप देखिए, डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं अगर आपसे कोई सवाल हार्श पूछ रहा हूँ तो मकसद ये है कि आई एम अप्रिशिएटिंग योर एफर्ट। बट मेरा सवाल ये कि एक कस्टमर है उसको वारंटी चाहिए थी। एक कस्टमर जो हमारे पास आता है जब हम मेला करते हैं, कोई इवेंट करते हैं अपना पार्क व्हील्स का, वो कहता है यार मुझे 10 लाख के अंदर गाड़ी ला दो। सर ये सारी चीज़ें एक दफ़ा नहीं हो सकती। नहीं, मैं ये एक दफ़ा ना, आपको लगता है कि कभी होगा? 10 लाख वाला तो नहीं होगा, मुझे भी पता है, मैं झूठ नहीं बोलता। बट में गाड़ी आती है, क्यों नहीं आती? आप उस पर से 30% का टैक्स हमने किया था ना इस बजट में काम, हमने 60,000 कम किया, सुजुकी की सेल्स की तरफ चलेगी। ये प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। जब आप 50-60 से लाख तक कम की, बिल्कुल आपने लाख रुपए कम की थी, उसका वॉल्यूम डबल हो गया, टैक्स तो डबल ही हुआ होगा। आप जो भी कैलकुलेशन लगा लें। अब हम अगर सेल टैक्स को दोबारा वापस ले जाएंगे, एफईडी वो तो 3 महीने बाद वापस ले और फिर हम ये भी समझेंगे कि जी ऑटो सेक्टर ने ग्रो करना है, तो आई एम सॉरी, वो तो नहीं करेंगे। ठीक हो गया। आखिरी सवाल सर, जवाब अभी तक नहीं आया कि इंजन पाकिस्तान में बनेगा कभी? इंजन पाकिस्तान में तब बनेगा जब एक वॉल्यूम आपका होगा। इंजन बनाने के लिए कई बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, कई लोग करते हैं। अगर हम काउंटर क्वेश्चन तो हमारा करना बनता नहीं है। नहीं, आप करें सर। ऑटो सेक्टर में इंजन बना के कोई भी दे सकता है। अगर ये वायबल प्रोजेक्ट होता तो किसी ने लगाया होता। हाँ, कोई एक बंदा बनाता और मल्टीपल गाड़ी में यूज होता। ठीक है जी, दुनिया में होता है। वॉक्सवैगन, पोर्शे और डी आपस में सेम इंजन शेयर करते हैं। वॉल्यूम नहीं है हमारा, वॉल्यूम वो देखिए। ऑटो सेक्टर इतने वो हाईली पेड लोग हैं, हाईली टेक्निकल लोग भी होते हैं। मैं उन पे कमेंट इसलिए नहीं कर सकता, मैं एक पॉलिसी मेकर हूँ। टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ पे उनकी मैं कमेंट नहीं कर सकता। मैं आप लेकिन जो उनके बिजनेस हाउसेज हैं उनकी कैपेबिलिटी पे, उनकी खदमात पे भी नहीं। सर अवाम का कहना है, मैं नहीं कह रहा, मैं तो हमेशा उनको प्रोटेक्ट करता हूँ। अवाम कहते हैं कि जी उनकी ट्रेडर मेंटेलिटी है, वो असेंबलर, खास तौर में आपको बता रही है लोगों के होता है कि जी वो असेंबलर हैं, वो मैन्युफैक्चरर नहीं है। तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। देखिए, मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, किसी ना किसी तरह आप है, तो कब मैं किसी को जवाब दे सकूंगा कि ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में ही बनी है? हमने पॉलिसी बनाई, हमने कहा 6,50,000 की कैपेसिटी होगी। हम 3 लाख बनाने पे गए तो हमें स्टेट बैंक ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है एलसी के, आप एलसी की कॉस्ट ये जो भी है व्हाटएवर डॉलर का आउटफ्लो रोकें। ऐसे में अगर आप 6 लाख पे जाते हैं तो लोकलाइजेशन मैं कहता हूँ। आपने 6 लाख घर में बैठ के बनाई, उनको बताया नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं पॉलिसी जी। हम देखें, पॉलिसी बनाने में ये होता है कि हर डिपार्टमेंट को पॉलिसी का ड्राफ्ट जाता है, पढ़ता सर्कुलेट होता है, उस पर ओके होता है तो ईसीसी करती है। तो 6 लाख पे ओके करके बाद में ये हुआ कि मुझे ये बता देना, चले 6 लाख की 5 लाख भी बनना शुरू हो जाती, फिर हम कहते हैं डॉलर ख़त्म हो गया, शायद हम कहते हैं हमारी कैलकुलेशन गलत है। 6.5 लाख पे आप कह रहे हैं, 3 लाख पे आप पहुंचे नहीं। आपने खुद बताया है कि इस दफ़ा बनी है, चले 3 लाख। हाँ, 3 लाख 284 पे हो गया। 284 तो 11 महीने में बनी थी, 12वें महीने में कितनी बन जाएंगी देख लें, 3+ हो जाएंगी। सही है। तो वो 6.5 का तो आधा है।
अगर 6:30 के आधे पे आप पहुंचे, आपके पास तो ऑर्डर ख़त्म हो गए हैं, तो मैं कह रहा हूँ कंडीशन मतलब नहीं बने इंजन नहीं बने। कंडीशंस आपकी ठीक होती, आइडियल होती, तो फिर हम कहते हैं ना ऑटो वाले को, ऑटो वाला क्यों ना लोकलाइज करे। ये बिजनेस प्रॉस्पेक्ट अगर बने किसी का, हाँ business ऑब्वियसली sense बनेगी, किसी को भी प्रॉफिट बुरा तो नहीं वो लगता। करेगा। मुझे ये बताएं कि अगर हम और आप सारे कहते हैं कि जी इम्पोर्टेड होना चाहिए, इंजन के क्यों खिलाफ है लोग कि जी इंजन जो है वो इम्पोर्टेड नहीं होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें इम्पोर्टेड नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ हर चीज़ लोकल होनी चाहिए। मैं तो मेरी ख्वाहिश है कि इंजन भी पाकिस्तान में बने। एक मार्केट में सेंटिमेंट है कि सारी गाड़ी इम्पोर्टेड होनी चाहिए, वो भी कहते हैं। नहीं अच्छा, कंज्यूमर के भी बड़े डबल स्टैंडर्ड है। जब लेने जाते हैं तो कहते हैं हमें सीबी वाला दे दो। जी जी। तो इम्पोर्ट एक दफ़ा हम कहते हैं, देखें ना, हम बहुत बड़ी आबादी है, बहुत पढ़े लिखे हमारे लोग हैं। सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल दे से कि जी इम्पोर्टेड गाड़ी होनी चाहिए, सर्टन कहते हैं इंजन भी लोकल होना चाहिए। मैं तो ये बात करूँगा कि बिजनेस है, गवर्नमेंट का इसमें कोई कसूर नहीं है। देखिए गवर्नमेंट ने एक रिजीम देना है। मैंने आपको पहले बताया कि अगर बिजनेस वायबल हो तो गवर्नमेंट से बस एक रिक्वेस्ट है कि पॉलिसी पे कंसिस्टेंट रहा करें। अभी आप ये देखें, स्टेट बैंक वाली बात हुई, इलेक्ट्रिक पॉलिसी की बात हुई, उन तमाम चीज़ों में आई रियली अप्रिशिएट ईडीबी का रोल भी है। लेकिन इसमें हम आपके साथ हैं। ईडीबी हमेशा ये समझा जाता है और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ इस चीज़ में कि हमें अगर ये कहा जाए कि आप ऑटो सेक्टर को प्रोटेक्ट करते हैं, बिल्कुल हम करते हैं, हमारी जॉब ही है, करना चाहिए, हमारी जॉब ही है, ठीक है। हमारा काम है लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना, बिल्कुल सही है। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बिल्कुल एट द सेम टाइम हम ये भी कहते हैं उनको कि जी आप इम्प्रूव करें। दे आर ओपन टू क्रिटिसिज्म, दे आर ओपन टू क्वेश्चन एंड आंसर्स, दे आर ओपन टू। नहीं सर, आई रियली अप्रिशिएट कि हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करता हूँ, और मुझे कभी किसी ने ये नहीं कहा कि जी बुरा भला कहो। वो हम सबसे मुलाकात होती भी रहती है और वो हमेशा देर अप्रिशिएटिव कि जी आप हमें कंज्यूमर की साइड बताते हैं एंड कीप एजुकेटिंग। बिल्कुल। अब प्रॉफिट की बात आते हैं सर, अगर कोई प्रॉफिट नहीं बनाएगा एक तो काम नहीं करेगा। मैं तो सर कहता हूँ कि देखें, दे आर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज, दे आर नॉट एनजीओज। तो हम आप आज इसको खत्म कर देंगे, अगला कोई इन्वेस्टमेंट लेके है ना कि आप बिग 3 हम कहते थे सर। मैं नहीं कहता ना, मैं माफिया भी नहीं कहता। लोग माफिया कहते हैं, मैं माफिया भी नहीं कहता। माफिया चले वो हार्श हो जाता है, बिग 3 भी कहना मैं समझता हूँ नहीं। देखे ना, अब तो सर देयर इज नो बिग 3 नाउ। अरे बिग 3 तो मेहनत करके बिग 3 है ना। किया ने किसी एक को बीट किया, वो 3 में बिग 3 में आए, अल्लाह करे कोई और आ जाए जो इन सबको बीट कर दे। बिल्कुल ऐसे। तो वो तो मार्केट है, मार्केट के फैसले मार्केट ने करने हैं, मार्केट की जंग मार्केट में होनी है। बिल्कुल सही। गवर्नमेंट की पॉलिसी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, एग्रीड, एट पार ट्रीटमेंट होना चाहिए सबके साथ, सब ओईएम्स के साथ, और उनको फैसिलिटेट किया जाना चाहिए। और कुछ सर्कमस्टेंसेस देखें वो अंडरस्टैंड करते हैं। ये जो डॉलर की पोजीशन आ जाए, ये कौन चाहता होगा कि ये आए। हाँ, नॉन प्रेसिडेंटेड है ये तो, और उम्मीद करते हैं कि बेहतर हो जाएगा। अल्लाह करे ये बेहतर हो। तो हम सिर्फ ये कहेंगे कि ईडीबी या मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन ने गिवन सर्कमस्टांसिस में पिछले चंद सालों में, चले 2016 से लेके अभी 21, 22, 26 तक हम सिक्योर करेंगे। मेरा ज़ाती ये ख्याल है, लेकिन आप मुझे बेहतर बताएंगे कि 3 से हट के वॉल्यूम्स, वैरायटी, प्राइस को छोड़ के बहुत आई ऑलवेज आप लोगों की जो जॉब है उसको हमेशा अप्रिशिएट भी करता हूँ, और बहुत अच्छा रोल है आप लोगों का। इसलिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि टाइम दें ताकि लोगों को भी ये चीज़ पता लगे, बिकॉज कई लोग ऐसे जो पर्दों के पीछे लोगों को पता नहीं होता कि कौन ये काम कर रहा है। सो ईडीबी का रोल बड़ा कमेंडेबल। बिल्कुल। कंप्लेंट पे हमारा भी है, वो ईडीबी को भी लिख सकते हैं, हमारी वेबसाइट। हम फ्रैंकली स्पीकिंग डेली बेसिस पे कंप्लेंट्स को, और हम ज़ाती तौर पे इनको फ़ोन करके भी बताते हैं, और हमारी इंडिविजुअल भी इनके साथ मीटिंग्स होती है, उस पर भी हम इनके सामने रखते हैं सर कि ये आपकी कंप्लेंट्स है, इनको दूर करें। आफ्टर ऑल देखें, कस्टमर केयर डिपार्टमेंट तो इनके ज़्यादा होने चाहिए। हम उन्हें यही कहते हैं कि आप ज़्यादा, और वो करते भी हैं, करना चाहिए भी। सर वन ऑफ केस में अगर फ़र्ज़ करें 5% ऑफ द केसेस में कस्टमर नहीं सेटिस्फाइड, तो हम तो ये भी कह देते हैं कि पर्सनली भी उनको सेटिस्फाई करना चाहिए। आफ्टर ऑल गाड़ी आपका ब्रांड खराब हो रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो जो कंपनीज करती हैं इन द लॉन्ग रन, हम इतनी एजुकेटेड मार्केट नहीं है, लेकिन इतनी लेसर एजुकेटेड भी नहीं है। अब आपके जो व्यूअर्स हैं, मैं पाकविल को खुद फॉलो करता हूँ, मैं पढ़ता रहता हूँ। यंगस्टर्स ने ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज उनको मैच करके या उसका कंपैरिजन करके बताया होता है कि जो शायद हम नहीं, बिल्कुल इस लाइफ में हमें नहीं बताता। दे एजुकेट यू वेरी वेल, वेरी वेल। तो दे आर वेरी फास्ट। बिल्कुल। बच्चे जैसे कंप्यूटर में फास्ट है, यंगस्टर्स गाड़ी, मोबाइल, ये हर एक का सब्जेक्ट है, ऐसे ही। तो वी आर ओपन। हम कहते हैं देखें, आफ्टर ऑल हमने लोगों का पैसा है, हार्ड अर्न मनी जाती है, वी शुड ऑल्सो बी कंसर्न कि यार एक क्वालिटी की चीज़ मिले जिसकी रिलायबिलिटी हो। बिल्कुल। अब चॉइसेस हैं, कस्टमर इज़ रैशनल, किस तरफ चला जाए, कहाँ से ले, चॉइसेस अवेलेबल हों, क्वालिटी की हों, गवर्नमेंट अपना काम करे,
इंटरेस्ट रेट आपने किया था, मैं भूल गया, इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए, वॉल्यूम उससे बढ़ता है वो अभी अभी तो सर सूरत हाल ये है कि वो चाहते हैं कि इकॉनमी को थोड़ा स्लो डाउन किया जाए, बट इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।